आदित्य, वीर, अर्जुन, अधीरा इस समय चारों एक साथ बैठे हुए थे। रात काफी हो चुकी थी, तभी अर्जुन बोलता है, ऐसा कौन सा शख्स है जो सीधे तौर पर असर से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है? क्या ये केडी हो सकता है? वीर, मुझे नहीं लगता कि केडी हो सकता है। उसने कई बार कोशिश की है पर वह नाकाम रहा है और आज जिस हिसाब से खुले तौर पर आदित्य को चेतावनी दी, ये बात कुछ समझ नहीं आई। आदित्य जो किसी सोच में गुम था, उसके चेहरे पर अचानक मुस्कान आ जाती है और वह हंसने लगता है। उसका इस तरह से हंसना सभी को अजीब लगता है पर आदित्य हंसते ही जाता है, हा हा हा। अर्जुन आदित्य को देखते हुए, वीर से क्या भाई पागल हो गया है? इतनी बड़ी डील हाथ से जाने से वह ऐसा रिएक्ट कर रहा है। अधीरा गौर से आदित्य को देख रहा था, तभी वीर, आदित्य पागल जैसा हंसना बंद करो। यहाँ हम सभी का दिमाग घनचक्कर हो गया है और तुम्हें अपनी हंसी दिखाई दे रही है। आदित्य बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करता है और बोलता है, असर आदित्य सिंह राजवंश से सीधे तौर पर पंगा लेना हर किसी के बस में नहीं है। वीर जरा सोचो, ये बोल वह वही टहलते हुए वह सभी के सामने आते हुए, सोचो सोचो ऐसा कौन हो सकता है जो बेखौफ नजरों से नजरें मिलाकर बिना किसी डर के सभी पर अपने हथकंडे अपना धीरे से इतना बड़ा माल लेकर निकल गया? आखिर ऐसा हो कौन सकता है जो हमारे बारे में इतना जानता हो? सभी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगते हैं। नजुन को सारी बातें सर के ऊपर से जा रही थी, पर वीर और अधीरा दोनों ही आदित्य की कही हुई बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। अचानक अधीरा और वीर दोनों एक दूसरे को देख आदित्य को देखते हुए, ऐसा नहीं हो सकता। आदित्य ऐसा हो सकता है और इसे पता लगाने का सिर्फ एक उपाय है। ये बोल आदित्य किसी को फोन लगाता है। काफी देर रिंग बजाने के बाद उधर से कॉल रिसीव होता है। आदित्य कॉल को स्पीकर पर रखते हुए, हमें आपसे तुरंत अर्जेंट मिलना है, कहां पर है आप? उधर से एक आवाज आती है, अकेला हूं, तन्हा हूं, पड़ा हूं किसी रास्ते पर, जिंदगी न जाने किस मोड़ पर लेकर आए है कि कोई अपना भी नहीं है मेरे ऊपर। आदित्य वीर को कुछ इशारा करता है तो वीर उसका लोकेशन ट्रैक कर वह सभी वहां पर निकल जाते हैं। वह सभी एक छोटे से घर की तरफ पहुंचते हैं जहां पर लोकेशन बता रहा था। उसके पास जाते हैं तो अंदर काफी सारे शराब की बोतल फेंकी हुई थी। अंदर एक शख्स दारू की बोतल लिए पड़ा था। अंदर कोई और नहीं, सौरभ था। वह देखते हुए, कौन है बे जो इतनी रात को मुझे परेशान करने आ गया? तभी आदित्य उनके सामने खड़ा हो जाता है। आदित्य को देखते हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह नशे में झूलते हुए बोलते हैं। आदित्य उन्हें घूरते हुए, आप जैसे बेवड़े नशेड़ी अपने गम को भुलाने के लिए सिर्फ यही कर सकते हैं। कुछ आता जाता तो है नहीं आपको? सौरभ उन्हें घुटकर देखता है और लड़खड़ाकर जैसे ही उठ गिरने को होता है, वैसे ही अधीरा उन्हें कंधे से पकड़ लेता है। तभी सौरभ को ले जाकर सब बेड पर बैठाते हैं और तीनों जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी आदित्य, आपका नाम क्या है, आपको पता है? सौरभ, मेरा नाम सौरभ है। आदित्य, और आप यहाँ पर यह कर क्या रहे हैं? सौरभ, अपने दिल का दर्द का बोझ कम कर रहा हूँ। तुम्हें क्या पता इस दिल को कितना दर्द होता है? ये बोल अपने दिल पर पॉइंट करने लगते हैं और बोलते हैं, तुम्हें पता है जिस दिन मैंने उसे अस्पताल ले गया था, वह उसका पति, वह का तारांकन आलोक, वह उसके पास बैठकर उसकी इतनी केयर कर रहा था। दो हैप्पी फैमिली लग रहे थे। मैं कहीं भी एडजस्ट नहीं करता। वह बोलती है, मैं उसके लिए हूं ही नहीं। वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। मेरी वजूद को उसने मिटा दिया है। ये कहते हुए शराब की बोतल फिर से मुंह पर लगा पीने लगते हैं। तभी आदित्य उनके पास कुर्सी पर बैठते हुए, जितना आप नशा चढ़ने की एक्टिंग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी नशा चढ़ी भी है। सौरभ पीते पीते ही रुक जाता है। तभी आदित्य, वैसे जरा मैं यह आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टनर का क्या हाल चाल है? ये सुनते ही सौरभ की आंखें तीखी हो जाती है। आदित्य अपने पैर पैर पर चढ़ते हुए, आपने मुझे क्या बेवकूफ समझ कर रखा है जो अचानक आप यहाँ पर आ गए और यहाँ पागल आशिक बनकर तड़प रहे हैं? मेरे सामने यह आपकी नाटक नहीं चलेगी। सौरभ की आंखें सर्द हो जाती है और वह दारू की बोतल फेंकते हुए थोड़ी तेज आवाज में, तुम कहना क्या चाहते हो आदित्य? आदित्य मुस्कुराते हुए, अब आई ना आपकी आवाज में वह जोश? तो सीधे सीधे बताइए कि मेरी शिप ले जाने वाला क्या मैं जो सोच रहा हूं वही है? सौरभ मुस्कुराने लगता है और बोलता है, लगता है वह अपने काम में कामयाब हो गया। आदित्य तिरछी मुस्कुराहट के साथ, कामयाब हो गया या हो गई? ये सुनते ही सौरभ आदित्य को घूरने लगता है। तभी आदित्य, अब आप मुझे बताने की जहमत उठाएंगे? सौरभ, सॉरी छोटे सरदार उर्फ असर, इस मामले में मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकता। आदित्य, पर मेरी मीटिंग तो करा ही सकते हैं ना? सौरभ तिरछी मुस्कान के साथ, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? आदित्य उन्हें घूरते हुए, क्या चाहिए आपको? सौरभ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्या तुम देने के लिए तैयार हो? आदित्य एक गहरी सांस लेकर उठ जाता है, तो सौरभ, तो फिर भूल जाओ कि मैं तुम्हारा उस मीटिंग करने वाला हूं। आदित्य, ठीक है, डील मंजूर है। ये बोल सभी वहां से चले जाते हैं। उन सभी के जाते ही सौरभ किसी को फोन कर बोलता है, काम हो गया है। उधर से एक औरत की आवाज आती है, सौरभ, जैसा मैंने प्लान बनाया है वैसा ही होना चाहिए।
आए सौरभ, यस पार्टनर, ये बोल कॉल कट कर देता है। बाहर आते ही वीर आदित्य से बोलता है, आदित्य जैसा हम सोच रहे हैं अगर वैसा हुआ तो सबकी जिंदगी उथल पुथल हो जाएगी। आदित्य, ये तो होना ही था, बस इतनी जल्दी होगी यह नहीं पता था। अधीरा किसी सोच में गुम था तो आदित्य उसे कंधे थपथपाते हुए सब सही हो जाएगा ये बोल सभी वहां से चले जाते हैं। वही अगली सुबह फार्म हाउस पर अब तक सभी लोग आ चुके थे। पूरब की फैमिली भी आ चुकी थी और कपूर हाउस से भी सभी लोग वहां पर आ चुके थे। इधर मोहित के परिवार वाले भी आने वाले थे। शिवी अपना बैग खींचते हुए फार्म हाउस के बाहर पहुंचती है तो प्रिया उसे दिख जाती है। प्रिया शिवी को लेकर अंदर आती है। प्रिया शिवी को सभी से मिलाती है। सभी लोग शिवी से मिलकर खुश होते हैं। आज हल्दी का फंक्शन था, आज से ही सारा कार्यक्रम शुरू होने वाला था। इतने बड़े फार्म हाउस में बड़ा सा गार्डन था जिस पर दो पोर्शन किया गया था, जिसमें एक तरफ लड़का वाले तो दूसरी तरफ लड़की वाले। लड़की वाले अपने फंक्शन की तैयारी कर रहे थे तो लड़के वाले अपने फंक्शन की। 1 घंटे बाद हल्दी की फंक्शन होने वाली थी। वही ऊपर कमरे में आन्या बार बार आदित्य को कॉल कर रही थी, पर आदित्य कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। वह कल से कीर्ति के बारे में सोच सोच परेशान थी। उसे इतना तो पता था कि वीर के बारे में आदित्य को सब कुछ पता होगा। वह इस मामले में आदित्य से नाराज भी थी, पर उसे अभी सारा काम सोच समझ कर करना था, पर आदित्य उसका कॉल रिसीव भी नहीं कर रहा था। तभी बाहर एक गाड़ी जीप रुकती है। पुलिस की वर्दी में बैठा शिव सनाया को नीचे उतरने के लिए बोलता है। अब तक सनाया अपने लिए फ्लैट में रहने लगी थी। आन्या ने सभी को इनवाइट किया था। सनाया अपने बैग लिए अंदर जा ही रही थी, तभी उसे सामने पीयूष दिखता है जो सारे फंक्शन की अरेंजमेंट को देख रहा था। पीयूष और सनाया की नजर एक दूसरे से मिलती है। पीयूष की तो धड़कन तेज हो जाती है। सनाया ने येलो कलर का लॉन्ग फ्रॉक सूट पहना हुआ था। कानों में छोटे छोटे झुमके और बालों को उसने हाई पूरी बनाया था, जिसमें वह इंडियन वियर में काफी खूबसूरत लग रही थी। पर तभी उसकी नजर जीप में बैठे शिव पर जाती है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और चुपचाप अपना काम करने लगता है। ये देख सनाया को अजीब लगता है, पर वह अंदर चली जाती है। वही बालकनी में खड़ी शिवी शिव को देख रही थी। शिव जैसे ही जाने वाला होता है वैसे ही उसे अपने ऊपर किसी की नजर महसूस होती है। वह मिरर के जरिए पीछे को देखता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। ऊपर से शिवी लगातार शिव को देखे जा रही थी। कुछ देर में मोहित के भी फैमिली वाले वहां पर आ जाते हैं। मोहित के साथ उसकी बहन, उसके माता पिता, उसके काफी सारे दोस्त भी आए हुए थे, क्योंकि शादी 2 दिन बाद ही थी। सभी अंदर हाल में जाते हैं। हाल में एक अलग ही खुशनुमा माहौल बना हुआ था। सभी एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, तो सच में खुश थे तो कुछ अंदर गम को छुपाए खुश होने का दिखावा कर रहे थे। अब तक गरिमा जी भी आ चुकी थी। गरिमा जी तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वह आन्या को आवाज देते हुए, आन्या हल्दी पीसी की नहीं। आन्या उनकी तरफ देखते हुए, हाँ चाची हल्दी हो गई। ये बोल एक हल्दी का बाउल लाकर उनके सामने रखती है। हल्दी का बोल देख गरिमा जी का मुंह बन जाता है और बोलती है, मैंने तुम्हें पीसने के लिए बोला था ना कि पाउडर में पेस्ट बनाने के लिए। एक आन्या उन्हें घूरते हुए, चाची अच्छी क्वालिटी की हल्दी है और मुझे हल्दी पीसने नहीं आती। गरिमा जी इसके आगे कुछ बोल भी पाती तभी प्रकाश जी बोलते हैं, गरिमा बस करो, हल्दी हल्दी होती है। गरिमा जी कुछ नहीं बोलती, हल्दी लेकर चली जाती है। आन्या तो परेशान थी, पर वह आशिमा की शादी को खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने मन में तकलीफ छिपा हल्दी के फंक्शन में बढ़ चढ़कर साथ दे रही थी और साथ में उसने ठान लिया था कि वह आदित्य से इस बारे में बात करके रहेगी। हल्दी की तैयारी हो जाने पर जहां हल्दी का स्टेज लगाया गया था वहां पर सभी लोगों को हल्दी लगाया जाना था। आलोक जी सुधा जी को कुछ इशारा करते हैं तो सुधा आन्या को आशिमा और कीर्ति को लाने के लिए बोलती है। आन्या ना चाहते हुए भी वह दोनों को लाने चली जाती है, क्योंकि उसके अकेले बस में कुछ नहीं था। उसी के पीछे प्रिया और सनाया दोनों ही चली जाती है। आज सभी का ड्रेस कोड येलो था और हर कोई अपने पसंद के अनुसार येलो से मैच कपड़े पहना हुआ था। वही आशिमा और कीर्ति दोनों ने ही येलो रंग के लहंगे और येलो रंग के फ्लावर ज्वेलरी पहनकर रेडी हो गई थी। वही आशिमा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, पर फिर भी सभी के कहने पर तैयार थी। कीर्ति के आंखों में एक बूंद आंसू गिर जाते हैं, पर आशिमा अपने दर्द को अपने अंदर समेटे रहती है। आन्या दोनों को लेकर नीचे चली जाती है और आन्या प्रिया सनाया उन दोनों को लेकर हाल में पहुंच जाती है, जहां पर सब तैयारी की गई थी। तभी मोहित की नजर आन्या पर पड़ती है तो वह आन्या को अजीब नजरों से देखने लगता है। आन्या ने पीला और हल्की ग्रीन रंग की मिक्स लहंगा और चोली पहनी हुई थी, जिसमें उसने अपने बालों को खुला हुआ छोड़ा था। ब्लाउज उसका स्लीवलेस था, उसकी गोरी पतली कमर दिख रही थी और साइड में उसने एक नेट का दुपट्टा डाला था। वह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, तो वही खूबसूरती में कम आशिमा और कीर्ति भी नहीं थे। पूरब की नजर जैसे ही कीर्ति पर जाती है तो कीर्ति को देखते रह जाता है, फिर साथ में उसकी नजर आन्या पर पड़ती है तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। मोहित और पूरब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर सामने देखने लगते हैं।
कुछ लोग के हंसी खुशी से तो कुछ लोगों की नाराजगी से हल्दी की रस्म पूरी हो जाती है। रात के 9 बजे वीर बालकनी में खड़ा था। आदित्य उसके कंधे पर हाथ रखते हुए वीर आदित्य को देखने लगता है तो आदित्य कहता है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार। औरत भी अधीरा वहां पर सिगरेट सुलगाते हुए आता है और सिगरेट का धुआं छोड़ वही रेलिंग से टिकर खड़ा हो जाता है। आदित्य अधीरा के सिगरेट को पकड़ अपने मुंह में दबा लेता है। फिर वीर आदित्य से सिगरेट लेकर अपने मुंह में रख लेता है। अधीरा एक गहरी सांस लेकर, कल उन्होंने मीटिंग रखी है। आदित्य हूँ। कुछ देर ऐसे ही शांत खड़ा रहने के बाद सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। आदित्य अपने कमरे में जाता है, अपने मोबाइल में देखता है तो आन्या के न जाने कितने कॉल आए हुए होते हैं। वो बिस्तर पर लेट जाता है, आन्या के मैसेज खोलकर देखता है तो उसमें लिखा था, सॉरी, मैं आज के बाद आपसे कोई भी बेफिजूल की बातें नहीं करूंगी, पर प्लीज आप मुझसे गुस्सा मत होना, नाराज मत होना, नहीं तो मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। ये पढ़ते ही आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो कुछ पुरानी यादों में खो जाता है। फ्लैशबैक। आदित्य काफी गुमसुम सा रहता था। शिवी के आने पर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तो आ चुकी थी, पर उसकी दिल में अभी भी वो दर्द जिंदा था। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी। उसके जीवन में काफी सारे लोग आ गए थे। वीर आदित्य शिवी पर फिर भी अपने आप को एक अधूरा सा महसूस करता था। वैसे ही एक रोज वो गार्डन में बैठा अपनी कॉपी में कुछ स्केच तैयार कर रहा था। तभी पीछे से एक लड़की उसके बार बार स्केच में झांक रही थी। पहले तो आदित्य को शक नहीं हुआ, पर बार बार धूप से पड़ती रोशनी से एक परछाई उसके स्केच बुक पर आ रही थी। वह पीछे मुड़कर देखता है तो एक छोटी सी बच्ची जो पीछे उसके चेयर के पीछे छुप जाती है। आदित्य फिर से अपने स्केच तैयार करने लगता है, तभी फिर से उसे एक परछाई दिखती है। आदित्य फिर से पीछे मुड़ता है, पर इस बार वह अपना चेहरा आगे नहीं करती। फिर उस छोटी सी बच्ची को लगता है आदित्य आगे देख रहा है, वह जैसे ऊपर अपना चेहरा उठाती है। दोनों की नजरें आपस में मिलती है और आदित्य उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और खींचकर अपने सामने लाकर खड़ा कर देता है। और बोलता है, कौन हो तुम? और इस तरह से चोरी छुपी किसी की चीज में नहीं झांकते हैं। वह लड़की जो करीब 5 या 6 साल की थी, वह अपनी प्यारी सी आवाज में बोलती है, मुझे भी वह चाहिए। आदित्य उस तरफ देखता है तो वह उसके स्केच बुक की तरफ इशारा कर रही थी। आदित्य उसको घुरकर देखते हुए, ये छोटे बच्चों का नहीं होता है या बड़े लोगों का है? ठीक है, ये बोल उसका सर थपथपा देता है। उसे वह बच्ची काफी क्यूट लग रही थी। तभी पीछे से शिवी आती है और बोलती है, रिद्धिमा चलो, मम्मा बुला रही है। आए। रिद्धिमा जैसे ही शिवी को देखती है, वह अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए आगे को भागती है, फिर रुककर पीछे मुड़कर आदित्य को देखते हुए, मुझे वह पसंद आया और मुझे वह चाहिए। रिद्धिमा को जो भी पसंद आता है वह उसका होता है, क्योंकि मैं अपने पापा की प्रिंसेस हूँ। प्रिंसेस जिस पर हाथ रखती है वह सब उसका हो जाता है, ये बोल वह चली जाती है। एक छोटी सी बच्ची के मुंह से ऐसी बातें सुन आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और यह स्माइल प्योर थी, इसमें कोई बनावटी नहीं थी। आज पहली बार आदित्य उसे अनजान छोटी सी बच्ची के बोलने पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। रिद्धिमा सुधा और आलोक जी के साथ राजवंश हाउस आई हुई थी। आदित्य जब अंदर जाता है तो उसकी नजर आलोक पर जाती है तो उसकी हैरानी से आंखें बड़ी हो जाती है। वह आलोक को कैसे भूल सकता था। वह मारिया को ढूंढने लगता है और उसे मारिया नहीं दिखती, उसे सुधा दिखती है। सुधा को देख वह जान जाता है, क्योंकि उसने फोटो में सुधा की फोटो देखी थी। पर वह समझ नहीं पाता कि आखिर यह यहाँ पर क्यों है। पर उम्र के समझदारी से कुछ दिन रहते रहते वह इतना तो जान जाता है कि वह आलोक जी की वाइफ है, पर वह कुछ पूछता नहीं। इस बीच में अपनी रिद्धिमा अपनी प्यारी और मनमोहक आवाज में सबका मन मोह चुकी थी। शिवी और वह दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। आलोक जी भी बगल में ही एक घर लेकर पास में ही रहते थे। आदित्य के पास शिवी के अलावा कोई नहीं जाता था। रिद्धिमा अपनी छोटी सी बुद्धू बकबक लिए आदित्य के आगे पीछे घुमा करती थी। आदित्य को न जाने उसे ऐसा कौन सा तार जुड़ा समझ आता है कि वह उसे अपने से दूर नहीं कर पाता था। रिद्धिमा की एक कमजोरी थी कलर। उसे जो कोई भी स्केच करता दिखता वह उसे मांगने की जिद किया करती, क्योंकि उसे कलर बहुत पसंद है। और इसी कलर को लेकर अक्सर शिवी और उन दोनों में भी झगड़ा हो जाया करता था। ऐसे ही एक रोज अर्जुन अपने रूम में अपना स्केच बना वह अंदर कुछ काम से गया था। तभी रिद्धिमा उसके स्केच को देखने लगती है। तभी अर्जुन बाहर आता है और चिल्लाते हुए, लड़की उसको वहीं पर रखो। रिद्धिमा उसे स्केच को अपने पीछे कर सीधे बोलती है, नहीं ये रिद्धिमा का है। अर्जुन उसे घूरने लगता है तो रिद्धिमा भी उसे घूरने लगती है। अर्जुन गुस्से में उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा कुछ कर पाता, तब तक रिद्धिमा स्केच को फाड़कर वहीं फेंककर भाग जाती है। अर्जुन गुस्से में चिल्लाता है, यू छोटी बच्ची, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बोल उसके पीछे भागता है। तब तक रिद्धिमा आदित्य के पास भागते हुए, आदू देखो ना, अज्जू मुझे मारने के लिए मुझे दौड़ा रहा है। अर्जुन की आंखें बड़ी हो जाती है, ये कितनी झूठी लड़की है। सभी लोग रिद्धिमा की शिकायत करते हुए आदित्य से देख रही थी। आदित्य रिद्धिमा को अपने गोद में उठाकर अर्जुन को घूरने लगता है तो अर्जुन शांत हो जाता है।
ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और रिद्धिमा अपनी चुलबुली हरकतों से सभी को परेशान भी करती है, सभी का दिल भी जीत लेते हैं। पर धीरे धीरे वह आदित्य के करीब होती चली जाती है। ऐसे में रिद्धिमा का शिवी से और शिवी को रिद्धिमा से जलन होने लगती है। क्योंकि रिद्धिमा के आने से पहले आदित्य सिर्फ शिवी पर ध्यान देता था और अब वह रिद्धिमा की भी केयर करने लगता है। और वही रिद्धिमा को लगता था कि आदित्य सिर्फ उसका है। क्योंकि वह आदित्य के पास किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उसे लगता था कि आदित्य सिर्फ उसका है, वह हमेशा आदित्य से ही चिपके रहते थे। रिद्धिमा अपनी बातों से दिन भर आदित्य से बकबक किया करती थी और आदित्य उसकी बातें सुना करता था। ऐसे ही समय बीतने लगा और धीरे धीरे सारे बच्चे बड़े होने लगे। रिद्धिमा और शिवी लगभग 10 साल की हो चुके थे और आदित्य अर्जुन भी काफी बड़े हो चुके थे। आदित्य शुरू से ही अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता था, उसे किसी के भी बिजनेस में दिलचस्पी नहीं थी। वह अपना खुद के डिजाइन खाली समय में करता रहता था। तभी उसकी एक इंपॉर्टेंट डिजाइन जो किसी कंपनी को वह देने वाला था, उसे वह रेडी कर रहा था। तभी वह उसमें कुछ लिक्विड कलर भर रहा था। तभी रिद्धिमा उसके पास आते हुए, आयो चलो ना, देखो मैं कितना प्यारा सा प्रोजेक्ट बनाया है, प्लीज चलो ना एक बार देख लो। आदित्य, रिद्धू मैं बाद में देख लूंगा, मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। रिद्धिमा जिद करते हुए, नहीं आपको अभी चलनी है, प्लीज चलो ना। आदित्य, रिद्धू मैं बस 10 मिनट में आया। पर रिद्धिमा भी जिद करने लगी और आदित्य के हाथ छुड़ाने में आदित्य के प्रोजेक्ट पर उसका कलर गिर जाता है और वह सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस प्रोजेक्ट को आदित्य ने एक हफ्ते से रेडी कर रहा था और आज शाम को उसे वह प्रोजेक्ट देना था। रिद्धिमा के ऐसे जिद से बर्बाद हो जाने पर रिद्धिमा पर जोर से चिल्लाता है, रिद्धिमा यह क्या हरकत है? जब मैं तुमसे कहा कि मैं आ रहा हूं, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती, हर समय जिद करना जरूरी नहीं होता है। तुम्हारे इसी वजह से मेरा सारा प्रोजेक्ट खराब हो गया। तुम मुझसे अब दूर रहना, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहूंगा। ये बोल वह गुस्से में वहां से चला जाता है। रिद्धिमा के आंखों में आंसू बहने लगते हैं। इन कुछ दिनों में आदित्य उससे बात नहीं करता था, नहीं उसके सामने जाता था, क्योंकि वह उसका प्रोजेक्ट खराब हो चुका था। तभी लगभग 2 दिन बाद आदित्य को रिद्धिमा के बारे में पता चलता है कि रिद्धिमा की तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी है। और वह दौड़कर जाता है तो देखता है रिद्धिमा अपने आप को किसी को छूने तक नहीं दे रही है और बस रोते हुए एक ही बात कर रही है, मुझे आदित्य के पास जाना है। आदित्य को रिद्धिमा के इस हालात पर तरस आ जाता है, वह उसके पास जाता है। रिद्धिमा जैसे ही उसे देखती है, वह उठकर लड़खड़ाते हुए आदित्य से जाकर उसके गले लग जाती है। आदित्य जैसे ही उसे पकड़ता है, रिद्धिमा का पूरी बदन बुखार से तप रही थी, रोते हुए बोलती है, सॉरी आदि, आज के बाद में कोई भी हरकत ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज तुम मुझसे बात करना मत छोड़ना, नाराज मत होना, नहीं तो मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। आदित्य अपने अतीत से बाहर आता है, ऊपर सीलिंग को देखते हुए, तुम्हारे अंदर वह बचपना खत्म हो चुका है, सब कुछ एक झूठा नकाब लगता है, मैं तुम्हारे सच से बस थोड़ी दूर हूं, जो मैं सोचना भी नहीं चाहता। अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो मैं पूरी दुनिया हिलाकर रख दूंगा। मुझे दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारे बारे में पता करने से नहीं रोक सकता। पर मैं तुम्हारे बारे में नहीं पता कर पा रहा हूं, उसकी वजह है आलोक कपूर, जो तुम्हारे हर राज के एक रक्षक बने खड़े हैं, जो किसी को भी पता लगने नहीं दे रहे हैं। नहीं तो ऐसी कोई भी चक्र नहीं जो आदित्य राजवंश ना तोड़ सके। ये सब बोलते हुए आदित्य की आंखें अंगारे बरसा रही थी। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं, जब तुम खुद मुझे आकर अपनी सच्चाई बताओगी और यह बता सको आखिर ऐसा कौन था जिसने तुम्हें मैनिपुलेट किया, अनजाने में ही सही, लेकिन शिवी को इतने बड़े खतरे में फंसा दी। ये सब सोचते हुए वह अपने मोबाइल में अपने और आन्या की फोटो देखने लगता है, जो उसने एक मोमेंट पर झूले पर खींची हुई थी। उस फोटो में आन्या आंखें बंद किए हुए आदित्य के सीने पर सोई हुई थी। आदित्य ने उस फोटो को कैप्चर किया था। आन्या की फोटो को देखते देख ना जाने कब उसे नींद आ गई। वही वीर अपने रूम में बेचैन सा सोया हुआ था, उसे भी नींद कोसों दूर थी। भले ही उसने चैलेंज कर दिया था कि कीर्ति से शादी करेगा, पर ये तो वही जानता था कि कितना मुश्किल होने वाला था, क्योंकि उसके सामने आलोक जी खड़े थे। वहीं दूसरी तरह अधीरा भी यही स्थिति थी। बालकनी में खड़े चांद को देखते हुए अधीरा आसीमा के साथ बिताए उन पलों को याद कर रहा था, जब दोनों काफी करीब आए थे। वो जब भी आंखें बंद करता है, उसे आशिमा का चेहरा नजर आता है। वो चांद को देखते हुए, बहुत जल्द तुम मेरे पास आओगी, भले ही नफरत से सही, पर मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। बहुत दे दिया तुम्हें समय, खुद तो तड़पोगी लेकिन कुछ करोगी नहीं, तो अब जो करना है मुझे करना है। ये बोल एक टक चांद को देखने लगता है। तो वही आशिमा के भी आंखों में नींद नहीं था। वह भी बालकनी में बैठे चांद को देखते हुए वह सिसक रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसका दिल बगावत कर रहा था, पर बार बार उसके पापा का ये कहना कि मुझे आपकी बेटी पर नाज है, वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी कि वह किस तरफ जाए। वही रोते रोते कीर्ति अब तक सो चुकी थी। वह इस समय आन्या के गोद में अपना सिर रखे आंखें बंद की हुई थी।
वहीं आन्या बेड के सिरहाने बैठे एक टक सामने दीवार को घूर रही थी। उसके चेहरे पर सिकन साफ नजर आ रही थी। उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह काफी डरी हुई है, पर फिर भी खुद को काफी मजबूत किए हुए है। आन्या अपने मन में किससे कहूं अपनी प्रॉब्लम्स, कीर्ति जो खुद परेशान है और किसी से कुछ कह नहीं सकती। किससे बांटूं अपनी तकलीफ, आज जो भी हुआ, जो भी मुझे महसूस हुआ, वह सब मुझे क्यों अजीब लग रहा था। क्या मैं जो सोच रही हूँ वह सब सच है या मैं ज्यादा सोच रही हूँ। कुछ देर पहले दिन में हल्दी के फंक्शन में, जब दूल्हा दुल्हन को हल्दी लग जाती है, उसके बाद सभी अपने रीति रिवाज के अनुसार अपने में हल्दी खेलना शुरू कर देते हैं। पूरब भी अपने हाथों में हल्दी लेकर कीर्ति के पास ले जाकर उसके गाल पर लगा देता है और उसके कान के पास जाते हुए, आज हल्दी है, कल मेहंदी और परसों शादी, और शादी के बाद क्या होता है ये तो तुम्हें पता है ना। ये सुनते ही कीर्ति कांपसी जाती है, पर पूरब इतना धीरे से बोलता है कि वह सिर्फ कीर्ति ही सुन पाती है। पर आन्या जो दूर से ये सब देख रही थी, वह इतना तो समझ जाती है कि पूरब जो कुछ भी बोल रहा है कुछ अच्छा तो नहीं बोल रहा, पर इतने लोगों के बीच में वह भी अकेली, वह कुछ कर नहीं पा रही थी। पूरब आसिमा को भी हल्दी लगाता है, वैसे ही मोहित भी सभी को हल्दी लगता है। तभी पूरब जैसे ही हल्दी आन्या के पास लेकर जाता है, आन्या 2 कदम पीछे होकर बोलती है, नहीं पूरब, मुझे हल्दी से एलर्जी है। इसमें वह गुलाब जल डाला गया है और मुझे उससे एलर्जी होता है। ये बोल बहुत पीछे चली जाती है, तब तक उसके सामने मोहित आ जाता है। मोहित अपने हाथों को पीछे करते हुए, देखिए साली साहिबा, कुछ देर की बात है, उसके बाद तो हर कोई अपने हल्दी को साफ कर देगा और मैं आपको बिना हल्दी लगाए नहीं जाने दूंगा। मोहित की बात सुन सभी घर वाले हंसने लगते हैं, पर आन्या, देखिए जीजू मेरे पास मत आइए, मुझे सच में हल्दी नहीं लगवाना। ये कह जैसे ही भागने जाती है, सामने पूरब आ जाता है। पूरब को देख वह पीछे को जाने लगती है, तभी वह जाकर मोहित की सीने से टकरा जाती है। आन्या ने इस समय स्लीवलेस ब्लाउज और लहंगा पहना हुआ था। तभी मोहित उसे पीछे से अपने बाहों में भर लेता है। यह महसूस होते ही आन्या डर से चिहुक जाती है। वह अपने आप को छुड़ाने लगती है, तभी मोहित उसे अपने हाथों में लिए हल्दी उसकी कमर पर लगाने लगता है और उसे अजीब ढंग से छूने लगता है। देखने में तो दूर से सभी को लग रहा था कि वह उसे हल्दी लगा रहा है, पर यह सब आन्या को अच्छा नहीं लगता। वह उसका हाथ झटकते हुए थोड़े गुस्से में, मैं बोल रही हूँ आप मुझे छोड़िए, मुझे नहीं लगवाना हल्दी। ये बोल वह जैसे ही जाने लगती है, वैसे ही पूरब सामने आते हुए उसके गालों पर हल्दी लगाते हुए, इतनी भी क्या जल्दी है आन्या। वह उसके गालों से होते हुए उसे गर्दन तक हल्दी लगाता है। आन्या अपने आप को छुड़ा नहीं पाती है, क्योंकि मोहित उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तभी मोहित उसके पीठ पर भी हल्दी लगा देता है और उसके पीठ पर अपने हाथ को सहलाने लगता है। आन्या को इन दोनों के छूने से घिन महसूस होने लगती है। वह अपने आप को छुड़ाने में असहाय होने से उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी दोनों ही जैसे उसे छोड़ते हैं, आन्या दौड़कर घर के अंदर भाग जाती है और रोते हुए जाकर बाथरूम में भाग जाती है और शॉवर के नीचे खड़ी होकर खुद को क्लीन करने लगती है। उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये चुभन पहले भी उसे महसूस नहीं हो चुका था। वह अपने आप को रगड़ने लगती है, जैसे उसके बॉडी को हल्दी ना होकर कुछ गर्म चीज रखा हो जो उससे जल रहा हो। वह रोते हुए शॉवर के नीचे बैठ जाती है और बिलख कर चिल्लाने लगती है, रोते हुए सिर्फ एक ही बात, क्यों आदू आप मेरा फोन को नहीं उठा रहे हैं? क्यों? जब मुझे आपकी जरूरत रहती है तो आप मेरे पास नहीं होते हैं। क्यों आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ? आन्या बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए अपने आंसू को पोंछते हुए, नहीं आन्या, तू कमजोर नहीं पड़ सकती। तू भूल मत कि तू रिद्धिमा है। ये सब बोलते हुए उसके आंखों से आंसू आ जाता है और फिर वह रोते हुए हताश होकर फिर से अपने आप से बोलती है, पर रिद्धिमा भी तो कमजोर पड़ गई थी ना। रिद्धिमा भी तो टूटकर बिखर गई थी ना। ये बोल वह अपना घुटनों में सिर छुपाकर वहीं बैठ जाती है और फिर से रोने लगती है। लगभग आधे घंटे बाद जब कीर्ति बाथरूम में आती है, बाथरूम का डोर खुला होने की वजह से वह भी खुद को क्लीन करने के लिए जाती है, तो आन्या को शवर के नीचे बैठे देख वह घबरा जाती है और दौड़ते हुए आन्या के पास जा बोलती है, दी क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? आन्या अपने होश में आती है और वह अपने आप को संभालते हुए, कुछ नहीं कीर्ति, वह मैं अपने आप को साफ कर रही थी। कीर्ति आन्या को देखते हुए शॉवर को बंद कर देती है और कीर्ति का चेहरा अपने हाथों में लिए, दी प्लीज आप मुझे कुछ छुपाने की कोशिश मत करो। आन्या की आंखों से आंसू आ जाता है और वह उसके गले लग बोलती है, मुझे आदित्य की याद आ रही है। वह मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। कीर्ति उसके बालों को सहलाते हुए, दी कुछ जरूर काम आ गया होगा, और वैसे भी वह शादी में तो जरूर आएंगे ना, फिर आप उनके अच्छे से खबर लेना। ये बोल आन्या के आंसू साफ करने लगती है। यही तो था दोनों बहनों का प्यार कि दोनों ही हमेशा एक दूसरे को संभाल देती थी। आन्या अपने प्रेजेंट में आती है और अपनी आंखें बंद कर जबरदस्ती सोने की कोशिश करने लगती है। वही सुधा जी के रूम में, सुधा जी बालकनी में खड़े सभी लोगों के बारे में बस सोचे जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सब हो क्या रहा है और वह कैसे सब कुछ ठीक करें।
तभी आलोक जी उनके बगल में आकर खड़े हो जाते हैं और वह बिना सुधा को देख बोलते हैं, कब तक आप ऐसे नाराज रहेंगे सुधा? सुधा, जब तक आप अपने डिसीजन के बारे में एक बार सोच नहीं लेते। आलोक जी, सुधा, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। सुधा उनकी तरफ मुड़ते हुए, आप क्यों नियति को बार बार झूठलाने की कोशिश कर रहे हैं? आलोक जी उनकी तरफ देखने लगते हैं कि सुधा आन्या की शादी पहले आदित्य से तय बचपन से ही हो चुकी थी। उन दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार गहरा हो चला था। इसलिए हम सभी परिवार वाले उन दोनों को रिश्ते में बांध दिए थे कि समय आने पर दोनों को ही शादी के पवित्र बंधन में बांध दिए जाएंगे। पर भगवान ने ऐसा खेल खेला कि सब कुछ उलट पलट गया और आप हर किसी से अपनी दूरी बना ली और फिर आप आन्या की शादी पूरब से करवाना चाहते थे। पर हुआ क्या, आदित्य आखिर में आन्या से शादी कर ही ली। आलोक जी सुधा को घूरते हुए, आप कहना क्या चाहती है? आप मुझे इनडायरेक्ट क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं? सुधा जी आलोक को देखते हुए, आलोक, मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जब बच्चे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप उन्हें अलग रखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैं अधीरा को जानती हूँ, वह ये शादी नहीं होने देगा, और वीर को मैं ज्यादा नहीं जानती, पर मैं इतना जानती हूँ कि वीर के लिए आदित्य कुछ भी कर सकता है, और यह बात आप बचपन में भी देख चुके हैं। वीर आदित्य का जुनून है, वह अपने भाइयों से बढ़कर भी वीर की बात मानता है। यदि वीर किसी चीज पर हाथ रख दे तो आदित्य चाहे सही हो या चाहे गलत उसकी बात को जरूर मानता है। आदित्य के लिए वीर उसका चाणक्य है। तो आप ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इसके आगे वह कुछ भी बोल पाती कि आलोक जी गुस्से में उन पर चिल्लाते हुए, बस करिए सुधा, मुझे अब आपकी कोई भी बकवास नहीं सुननी। आप सिर्फ इसलिए यह पक्ष ले रही हैं ना क्योंकि वह अधीरा आपके भाई का बेटा है और आदित्य आपके उस सो कॉल्ड फ्राडिया बहन के दोस्त का बेटा। सुधा जी घुरते हुए, आदित्य आपकी भी दोस्त का बेटा है, यह मत भूलिए, वह दोस्त जिससे आपका बहुत गहरा रिश्ता था, जिसे आप आज भी भूल नहीं पाए हैं। आलोक जी सुधा को बातें सुन पलट जाते हैं और सिर्फ एक ही बात कहते हैं, आप शायद सब कुछ भूल सकती हैं सुधा, क्योंकि आन्या आपकी बेटी नहीं है। आप भूल सकती है कि आन्या की क्या कंडीशन थी, उसे किस स्थिति से मैंने खड़ा किया है। एक बाप के सामने अपनी बेटी को बिखरते हुए देखा है। आप उस दर्द को नहीं समझ पाएंगे, और यह सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ उस आदित्य की वजह से, और आदित्य से जुड़े हुए किसी भी लोगों को मैं अपने बच्चों के पास नहीं आने दूंगा। ये बोल वह गुस्से में चले जाते हैं। सुधा जी अपने सीने पर हाथ रख वहीं पर रख सोफे पर धम्म से गिर जाती है। उन्हें आलोक जी के कहे हुए शब्द याद आने लगते हैं कि आन्या आपकी बेटी नहीं है। वह अपने दोनों हाथों को आगे कर अपने दोनों हाथों को देख बोलती है, आपने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से बोल दी। इन्हीं हाथों से मैंने उस बच्ची को पाला है, इन्हीं हाथों से मैंने उसे बड़ा किया है। क्या जिंदगी में पैदा करना ही सब कुछ होता है? ये सब बोलते हुए उन्हें काफी कष्ट हो रहा था और उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। जिस बच्ची ने मुझे एक माँ का एहसास कराया है, मैं उसके दर्द को नहीं समझी। आज आपने मुझे एक सौतेला करार दे ही दिया। ये बोल वह बिलख बिलख कर रोने लगती है। अगला दिन, आज कपूर हाउस में मेहंदी की फंक्शन थी और लगभग बचे कुछ मेहमान भी आ जाने वाले थे क्योंकि अगले दिन शादी होने वाली थी। चारों तरफ सारी तैयारियां अच्छे से जोरों से हो रही थी। पीयूष ने कपूर हाउस से एक लड़के होने का फर्ज बखूबी निभा रहा था। आलोक जी को पीयूष पर गर्व महसूस हो रहा था। पीयूष बचपन से ही उनके घर आता जाता था और वह काफी उनके क्लोजली भी था उन लोगों के। तभी रागिनी जी पीयूष से बोलती है, बेटा जरा देख कि सभी के लिए चाय नाश्ता बना कि नहीं, क्योंकि हलवाई बाहर के लोगों का खाना देख रहे हैं। पीयूष जी, चाची अभी देखता हूँ, ये कह वह किचन में जाता है तो देखता है किचन में शनाया और आन्या और प्रिया तीनों मिलकर सभी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। तभी पीयूष को अंदर आते देख आन्या और प्रिया दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी आन्या, वह मुझे कीर्ति का ड्रेस देखना है, मैं आती हूँ, ये बोल वह चली जाती है। तभी प्रिया चाय का ट्रे उठाते हुए, शनाया तुम तब तक ब्रेकफास्ट रेडी करो, मैं सभी को चाय देकर आती हूँ, नहीं तो सब चिल्लाने लगेंगे, ये बोल वह जाने लगती है और पीयूष को एक आंख मार चली जाती है। सनाया चाहकर भी दोनों को रोक नहीं पाती है। उसने पीयूष को आते हुए देख लिया था। तभी पीयूष फ्रिज से पानी निकालते हुए, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी हैंडसम है देखने में। ये सुनते ही सनाया हैरानी से पीयूष की तरफ देखने लगती है। तो पीयूष, और इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर भी है, वैसे तुम्हारी जोड़ी अच्छी लग रही थी। ये कहते हुए वह गुस्से में बोतल को कसकर बंद कर रहा था। सनाया पहले तो समझ नहीं पाती पीयूष किसके बारे में बात कर रहा है, पर जैसे ही उसे समझ आती है तो वह समझ जाती है कि पीयूष शिव के बारे में बात कर रहा है। वह कुछ बोलना चाहती थी पर कुछ सोच चुप हो जाती है। वह पीयूष को कंफ्यूजन में ही रहने देना चाहती थी ताकि पीयूष को सच में लगे कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। सनाया एक झूठी मुस्कुराहट के साथ, थैंक यू, मुझे भी पता है वह दिखने में बहुत सुंदर और हैंडसम है। वही जो शिवी किचन में आई हुई थी। इन सभी की बातें सुनकर आंखों से आंसू आ जाता है और वह दौड़कर बाहर निकल जाती है। सनाया को ऐसे बोलते देख पीयूष को गुस्सा आने लगता है और वह सनाया को झटके में अपनी तरफ मोड़ बोलता है, क्या कमी थी मेरे अंदर? यही कि मैं तुमसे कुछ साल छोटा हूं। ये बोलते वक्त उसके हाथ सनाया के हाथ पर कसते जा रहे थे।
जिससे सनाया को दर्द हो रहा था। सनाया गुस्से में, पीयूष बिहेव योरसेल्फ। मेरे साथ इतनी बदतमीजी से पेश आने की जरूरत नहीं है। मेरा हाथ छोड़ो। सनाया की गुस्से भरी आवाज सुन पीयूष झटके में उसका हाथ छोड़ अपना एक हाथ जोर से दीवार पर मारता है। सनाया डरकर चिहुक जाती है और पीयूष वहां से तुरंत निकल जाता है। तभी पीयूष जाते जाते, आज रात 8 बजे मुझे सबसे ऊपर फ्लो पर मिलो। यदि तुम वहां नहीं आई तो मैं क्या कर जाऊंगा इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। ये बोल वह गुस्से में निकल जाता है। उसकी इतनी गुस्से भरी आवाज सुन सनाया को डर से आंसू निकल जाती है। उसे पीयूष हमेशा एक चुलबुला लड़का समझ आता था, पर आज पीयूष के गुस्से को देख सनाया भी सिहरसी जाती है। वही शिवी भागकर बाहर गार्डन में चली जाती है और एक बेंच पर बैठकर रोने लगती है और रोते हुए एक ही शब्द, क्यों क्यों शिव, आप तो मुझे बिछड़ने का गम का दावा करते थे और आज आप इतनी जल्दी अपने लाइफ में आगे बढ़ गए। ये सब कहते और सोचते हुए शिवी बस रोए जा रही थी। उसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह अपने हाथों में अपना चेहरा छुपा रोने लगती है। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ फील होता है। वह जब अपने बगल में देखती है तो आन्या बैठी थी और वह उसे ही देख रही थी। 2 से 4 सेकंड तक वह बस आन्या को देखती रही। आन्या ने उससे कुछ भी नहीं पूछा। शिवी आन्या के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसका रोना बहुत ज्यादा बढ़ गया था। आन्या के भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। शिवी रोते हुए, क्यों आन्या, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों मुझसे मेरा परिवार दूर हुआ, फैमिली, दोस्त, प्यार, सब कुछ मुझसे दूर हो गया? क्यों क्यों ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हुआ? आन्या उसका सिर सहलाते हुए, जो हमें कभी कभी दिखता है वैसा कभी होता नहीं है। दूसरे की जिंदगी जितनी ही आसान लगती है उसका घाव उतना ही गहरा उनकी जिंदगी में भरा होता है। तुम्हारी लाइफ कहीं ना कहीं मेरे बचपने में और जिद्दीपन से बर्बाद हो गई, जिसे मैं चाहकर भी ठीक नहीं कर पाई। और कैसे ठीक करती? जो खुद बर्बाद है वह किसी दूसरे को आबाद कैसे कर सकती है? मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है, पर मेरा एक बात विश्वास करो, मैं चाह कर भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती थी। शिवी के आंखों से आंसू आने लगते हैं। अचानक वह ब्लैंक हो जाती है और आन्या से झट से दूर होकर आन्या को गौर से देखने लगती है। आन्या की आंखों में आंसू थे और वह उसे देखते हुए और हकलाते हुए, आन्या, क्या तुम्हें सब कुछ याद है? ये सुनते ही आन्या एक पल के लिए फ्रीज हो जाती है। फ्लो में उसने अपनी पास्ट की बातें रिवील कर दी थी। आन्या तुरंत उठकर खड़ी हो जाती है और पीछे की तरफ मुड़ते हुए, शिवी जल्दी करो, कुछ समय बाद मेहंदी की फंक्शन शुरू होने वाली है। ये कह जैसे ही वो जाने लगती है वैसे ही शिवी की आवाज आती है, रिधिमा। रिधिमा सुन आन्या की कदम रुक जाते हैं। तभी आन्या को एहसास होता है और वह अपनी आंखें मूंद लेती है। आन्या आगे जाने वाली होती है कि तभी शिवी थोड़े गुस्से में, यदि तुम्हें अपनी याददाश्त वापस आ गई है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए? आन्या, शिवी, हम बाद में बात करते हैं, चलो। तभी पीछे से शिटी जोर से बोलती है, अगर तुम यहाँ नहीं रुकी और तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं आदित्य भाई से सब कुछ बता दूंगी। ये सुनते ही आन्या के आंखों से आंसू आने लगते हैं। शिवी उसके सामने जाते हुए, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों, आखिर क्यों तुमने मुझे ऐसे लोगों के बीच भेजा? आन्या वहीं धम्मस से बैठ जाती है और जमीन पर बैठे हुए हाथ जोड़कर शिवी से बोलती है, शिवी, तुम्हें हमारे पास्ट के दोस्ती की कसम, तुम आदू से कभी नहीं बताओगी कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। शिवी आन्या को झकझोरते हुए, आन्या, तुम्हें हो क्या गया है? तुम किस चीज से पीछे भाग रही हो और क्यों? तुम्हें पता है मेरी पास्ट लाइफ में क्या हुआ है? तुम्हारे एक मजाक ने मेरी जिंदगी उथल पुथल कर दी। तुम्हारे वजह से वह लोग मुझे किडनैप कर लेकर चले गए, उसके बाद वह लोग मेरे साथ दरिंदगी करना चाहते थे। ये सुनते ही आन्या की रूह कांप जाती है। मैं वहां से तो बचकर भाग गई, पर जिंदगी मुझे ऐसे लोगों के बीच में लाकर खड़ा कर दी जहां पर लोग औरत के नाम पर ही उसे मार काट देते हैं। पर भगवान ने पता नहीं ऐसी क्या मेरी लाइफ में लिखी थी कि मेरी जिंदगी उसी जहनुम में भी खिल गई और मैं आज भी सही सलामत सबके सामने हूं, ये कह रोने लगती है। तभी शिवी आन्या को झकझोरते हुए, प्लीज प्लीज मुझे बताओ, क्यों क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा मजाक किया? क्यों? क्योंकि मैं जिस रिद्धिमा को जानती हूँ वह कभी जानबूझकर मुझे ऐसे दर्द में तो नहीं भेज सकती, तो तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे जवाब दो। मैं इस जवाब के लिए न जाने कितने साल तड़पी हूँ। वापस आए तो तुम्हारी याददाश्त चली गई थी, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, पर अब नहीं। आन्या रोते हुए, जो खुद बर्बाद हो चुका है वह तुम्हें क्या बर्बाद की कहानी बताए? तुम्हारी तो इज्जत लूटते लूटते बची, पर मेरी तो इज्जत को पूरी तरह से छन्नी कर दिया गया। 12 साल की मासूम सी लड़की के साथ वह दरिंदगी की गई। जिस उम्र में किसी लड़की को पता तक नहीं होता है वह होता क्या है। शिवी यह सुनते ही आन्या से 2 कदम पीछे होकर लड़खाकर वही बेंच पर बैठ जाती है। मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ कब क्या हुआ, पर मुझे वह दिन याद है जब तुमने मुझसे आदित्य से जानबूझकर डांट पड़वाई थी। फ्लैशबैक।
जब आन्या के कलर गिराने की वजह से आदित्य उससे कुछ दिन तक बात नहीं किया था क्योंकि उसकी वजह से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट खराब हुआ था। वह रिद्धिमा से सीधे मुंह कभी बात भी नहीं किया। ये बात रिद्धिमा को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। ये सोच सोच करके कि आदि उससे दूर होता जा रहा है। वह खाना पीना तक छोड़ दी थी। वह दिन पर दिन बीमार होती चली गई। ऐसे ही उसे फीवर चढ़ जाता है और वह डॉक्टर को अपने पास तक नहीं आने देती और एक ही रटकी उसे आदि के पास जाना है। तभी जब आदित्य को पता चलता है कि रिद्धिमा की तबीयत कुछ ज्यादा खराब है तो वह दौड़कर रिद्धिमा के रूम में जाता है। रिद्धिमा आदित्य को देखते ही वह तुरंत उसकी गले लग रोने लगती है और उसे अपनी गलती के लिए सॉरी बोलती है। आदित्य उसका सिर सहलाते हुए उसे शांत करता है और रिद्धिमा को बेड पर ले जाकर बैठाता है और उसके बगल में बैठ जाता है और डॉक्टर कोई इशारा करता है तो डॉक्टर इसका चेकअप करता है। इस बीच रिद्धिमा आदित्य को पूरी तरह से पकड़ी हुई होती है। उसके अंदर एक घर बैठ चुका था आदित्य को खोने का। आदित्य का कुछ दिन बात न करना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये बचपन के प्यार का निशानी था जो उसे समझ तो नहीं आ रहा था, पर वह इतना जानती थी कि यदि वह बात नहीं करेगा तो वह जी नहीं पाएगी। डॉक्टर चेकअप कर दवा देते हैं और धीरे धीरे कुछ भी दिन में उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। तभी जब वह अपने स्कूल जा रही थी तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी तो वह उस तरफ जाती है तो देखती है शिवी और कुछ दोस्त जो वहां पर खड़े थे। वह शिवी को बोल रहे थे, शिवी हमें तो पता ही नहीं था कि रिद्धिमा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो सकती है। हमें लगता है वह तेरे भाई से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गई है। हमने जो प्लान सोचा था वह प्लान तो फेल हो चुका है। शिवी थोड़े गुस्से और मायूसी से, मुझे नहीं पता था वह इतना ज्यादा बीमार पड़ सकती है। मैंने तो सोचा था कि उसे आदित्य भाई की डांट पड़ेगी तो वह आदित्य भाई से दूर हो जाएगी क्योंकि इस बीच वह भाई से कुछ ज्यादा ही चिपकती रहती है और भाई भी उसे पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए तो जब मैं भाई के पास गई थी तभी भाई ने मुझे मना किया था कि वह बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और वह मुझे बाद में बात करेंगे, इसीलिए मैंने जानबूझकर रिद्धिमा को भाई के पास भेजा था। ये कहकर कि एक बार हमारा बनाया प्रोजेक्ट अगर भाई देख लेंगे तो हम इसे आगे का काम क्लियर करेंगे और रिद्धिमा एक नंबर की जिद्दी है और वह भाई से जबरदस्ती जरूर करेगी और उसे डांट भी पड़ेगी। पर हमें नहीं पता था कि वह जाकर भाई का ही प्रोजेक्ट खराब कर देगी और साथ में खुद की इतनी तबीयत खराब कर देंगी। रिद्धिमा जैसे ही यह सब सुनती है कि आदित्य ने शिवी के वजह से उसे डांटा और उससे बात नहीं की, उसने जानबूझकर आदित्य के पास भेजा, उसे शिवी से नफरत और गुस्सा आ जाता है। उसके आंख से आंसू आ जाता है और वह रोते हुए मन में बोलती है, तुम्हारे वजह से आदि ने मुझसे इतने दिन बात नहीं की। शिवी मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और तुम्हें भी सबक जरूर सिखाओगी। इन कुछ दिनों में सब बच्चों के ऊपर हर पल कोई राजवंश के घर पर नजर रखा हुआ था। इस बीच रिद्धिमा और शिवी का झगड़ा होता रहता है। पर एक दिन जब रिद्धिमा स्कूल से आ रही थी तभी उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। ये लड़की इसी घर में रहती है और जहां तक हमें पता चला है 10-12 साल की दो लड़कियां हैं। एक का नाम रिद्धिमा है और दूसरी शिविका। और जो रिद्धिमा है उसे ही हमें पकड़ कर ले जाना है। रिद्धिमा जैसे ही यह सुनती है उसकी आंखें छोटी हो जाती है। तभी वह उन अंकल के पास जाते हुए, अभी अभी क्या कहा आपने? वह सभी एक पल के लिए डर जाते हैं पर संभलते हुए, अरे बेटा कुछ नहीं, वह क्या है ना, हम एक खेल खेल रहे हैं। रिद्धिमा अपने कमर पर हाथ रखते हुए, कौन सा खेल? तभी उसमें से एक आदमी उन सभी को इशारा कर बोलता है, ऐसा है कि हम राजवंश परिवार की ही बॉडीगार्ड हैं जो अपने इस समय ड्रेस कोड में नहीं है और इस खानदान के जो बड़े दादा जो राघवेंद्र जी हैं उन्होंने एक खेल रचा है माइंड गेम का। रिद्धिमा आंखें छोटी कर, ऐसा कौन सा माइंड गेम है? तभी उसमें से वह आदमी बोलता है, गेम यह है कि घर पर हमेशा एक खतरा बना रहता है और हर कोई छोटे बच्चों को टारगेट करता है, तो इसमें से हम एक एक कर बच्चों को किडनैप करेंगे। रिद्धिमा घूरने लगती है तो वह बोलता है, अरे झूठ मूठ का, पर जिसे किडनैप करेंगे उसे लगेगा कि हम सच में उसे किडनैप कर रहे हैं और कुछ देर के लिए हम उसे घर से दूर रखेंगे और फिर हम उसकी टेस्ट करेंगे कि वह हमसे दूर भगाने के लिए कौन सा तरीका अपनाकर अपने घर वाले को इन्फॉर्म करता है। इससे पता चल जाएगा किसका माइंड कितना तेज है, तो इसीलिए हमें राघवेंद्र जी ने पहले रिद्धिमा नाम की लड़की को टारगेट करने के लिए बोला है। रिद्धिमा आंखें छोटी कर, क्या आप जानते हैं कि रिद्धिमा कौन है? तभी उसमें से एक आदमी हकलाते हुए, वह हमने देखा नहीं है पर उन्होंने बताया कि दो बच्चियों हैं। एक का नाम रिद्धिमा और एक का नाम शिवी है। तभी रिद्धिमा एक्साइटमेंट होकर बताने ही जाती है कि उसके दिमाग में कुछ आता है और वह मन में सोचती है, यही मौका है तुझे मजा चखाने का, और कुछ देर के लिए वह सोचकर बोलती है, मैं शिवी हूं, पर आपने तो मुझे ये गेम पहले ही बता दिया, लेकिन वह जो लड़की जा रही है ना, वह रिद्धिमा है। आप जाकर उसे पकड़ो, फिर हम देखते हैं वह कैसे अपने आप को छुड़वाती है। वह आदमी उसका सिर थपथपाते हुए, वेरी गुड बेटा, हमें नहीं पता था आप इतनी ज्यादा टैलेंटेड हो, पर क्या आप मेरी एक मदद और करोगे? कुछ किडनैप जैसा लगना चाहिए ना, लेकिन वह तो घर के अंदर जा रही है तो उसे आप उसे पीछे वाले रास्ते पर लाओगी। रिद्धिमा सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसकी आज ही शिवी से लड़ाई हुई थी और शिवी उसकी बात सुने भी तो कैसे।
पर कुछ सोच वह बोलती है, ठीक है अंकल मैं जाती हूँ। ये बोल वह शिवी के पास जाती है और उसे पीछे से गले लगा लेती है। शिवी गुस्से में अपने आप को छुड़ाने लगती है। रिद्धि माँ, सॉरी शिवी, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, ये प्रॉमिस करती हूँ। उसके प्यार और भोलेपन चेहरे को देखकर शिवी मान जाती है। तो रिद्धिमा बोलती है, शिवी दादू आए हैं तो तू पीछे से चल, मैं आती हूँ। शिवी खुशी से वह पीछे के रास्ते से चली जाती है। तभी रिद्धिमा उन सभी लोगों को इशारा कर देती है और वह सभी शिवी को पकड़ लेते हैं। तभी रिद्धिमा अपने मन में, अब मेरे और आदित्य के बीच में कोई नहीं आ सकता। अब कुछ दिन अपने आप को इस टास्क में जीत के दिखाओ, तब तक मैं अपने आदि के साथ रहूंगी, यह बोल मुस्कुराने लगती। पर रिद्धिमा जिसे वह खेल समझ रही थी, वही खेल आज से सबकी जीवन पलट देने वाला था और वहीं से सबकी लाइफ उथल पुथल होने वाली थी। आन्या अपने अतीत के बारे में वह शिवी को बताती है। आन्या सब बताते वक्त, शिवी सुनते वक्त दोनों के लिए आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। शिवी भी एक गहरी सांस लेकर और अपने आंसू पोंछते हुए जाकर आन्या के पास बैठ जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, रिद्धिमा आज मेरे दिल का दर्द कम हो चुका है। न जाने कितने साल से सिर्फ एक ही तकलीफ होती रही आ रही थी कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने जानबूझकर मुझे किसी नर्क में भेजा? पर मैं तो भूल गई थी कि हम थे तो बच्चे ही। जैसे मैंने अपने बचपने में भाई से तुमको डांट पड़ाने के लिए जानबूझकर उनके पास भेजा, वैसे ही तुम भी मुझे सबक सिखाना चाहती थी। आन्या शिवी की तरफ देखने लगती है तो इस पर शिवी बोलती है, आदित्य भाई ने मुझे इतना तो बताया था कि वह किडनैपिंग मेरे भी नहीं तुम्हारे लिए थी, जिस पर एक षड्यंत्र रचा गया और हम फंसते चले गए। पर मेरा एक सवाल है, अभी तुमने कहा कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ, क्या हुआ है इस बार सच सच बताना, मुझे एक अजीब सी घबराहट हो रही है। ये सुनते ही आन्या घबरा जाती है और वह अपने आंसू पोंछते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बोल जैसे ही उठने लगती है। शिवी अपनी पकड़ उसके कंधे पर कसती है, आन्या प्लीज बताओ क्या हुआ है। अगर कुछ ऐसी बातें हैं तो तुम्हें भाई से बतानी पड़ेगी। ये सुनते ही आन्या पैनिक करने लगती है और लगातार नामे सिर हिलाती है और पीछे खिसकने लगती है। तभी कीर्ति जाकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेती है और उसकी पीठ रब करते हुए, दीदी सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, आप शांत रहो, ये बोल वह आन्या को शांत कराने लगती है और शिवी को नामे सिर हिलाकर कुछ भी पूछने से मना करती है। कीर्ति, जिसने अपने बालकनी में खड़ा गार्डन में शिवी और आन्या को एक साथ देख लिया था और वह आन्या को इस तरह जमीन पर बैठता देख उसे खटक गया और वह तुरंत भागती हुई उन सभी के पास आती है। इन दोनों ने अपनी तो बातें क्लियर कर ली थी, पर कोई था जो इन दोनों की बातों को सुन रहा था और उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है और वह बोलता है, जब तक तुम्हें सब कुछ याद आए तब तक मुझे अपना काम करना है, ये कह वह चला जाता है। लगभग शाम का वक्त, अब तक संगीत की सारी तैयारियां हो चुकी थी। आन्या भी खुद को संभाल चुकी थी कीर्ति के वजह से। कीर्ति की भी परेशानी बने लगी थी। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, उसने कितनी बार वीर को कॉल किया था पर फिर कॉल नहीं रिसीव किया था, पर उसने एक मैसेज कर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा का डाल दिया था, जिससे कीर्ति को थोड़ी राहत थी। वही फार्म हाउस के बाहर 3 से 4 बड़ी बड़ी गाड़ियां जाकर वहां पर रुकती है। इतनी बड़ी बड़ी और लग्जरी गाड़ी देख एक पल के लिए वहां पर सारे मेहमान एक दूसरे को देखने लगते हैं। यहाँ पर शादी खुद एक एमएलए का था, लेकिन इस तरह की गाड़ियां उन सभी के पास बिल्कुल भी नहीं थी। तभी एक दो गाड़ी से कुछ बॉडीगार्ड निकलते हैं और दूसरी गाड़ियों का दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलते ही पहला कदम निकलता है राघवेंद्र का और दूसरी तरफ से बाहर पृथ्वी निकलते हैं। सब राघवेंद्र को देख सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं और देखते क्यों नहीं, आज भी उनका बिजनेस में दबदबा बनाए हुआ है और बिजनेस किंग के नाम से जाने जाते हैं। सभी आपस में बात करने लगते हैं, अरे ये तो पिछली बार सगाई में भी आए थे, तो आलोक जी ने उनसे तो ठीक से बात भी नहीं की थी। तभी दूसरा हो सकता है इन लोगों के आपस में कुछ मन मुटाव हो और वह दूर हो गई हो, सभी अपना अपना तर्क दे रहे थे। तभी पीछे से नीला जी और विभा बाहर निकलती है तो वही दूसरी गाड़ी से एक शख्स बाहर आता है और बाहर निकाल सामने की ओर देख अपने हाथ फैलाकर, तेरी खुशबू ऐसी जो खींच लाए मुझे, क्या तू पहचानती है मेरी इस रूप को? अगर भूल भी गया हो तो याद दिला दूंगा, लेकिन तेरे जीवन का फैसला सिर्फ मेरे इन हाथों से लिखा जाएगा। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। गाड़ियों की आवाज सुन घर से आलोक जी, प्रकाश जी, सुधा सभी लोग बाहर आते हैं और बाहर राजवंश परिवार को देख आलोक जी के चेहरे के भाव कुछ ठीक नहीं थे, पर उन्होंने आन्या से वादा किया था, इसलिए वह जाकर राघवेंद्र जी के सामने खड़े हो जाते हैं और उन्हें थोड़े तंज भरे बातों से कहते हैं, बहुत बहुत स्वागत हो आपको मेरी बेटी की शादी में। वैसे आपको तो नसीब हुआ नहीं होगा अपने खुद की पोते की शादी। वह क्या है ना, आपका पोता एक गुंडा है जो किसी के भी घर की लड़की को उठाकर लेकर चला जाता है। राघवेंद्र जी मुस्कुराते हुए, लड़की उठाने का भी जिगर होना चाहिए आलोक, जो मेरे पोते में है, और मुझे इस बात का गर्व है। और अपनी चीज पाने पर उसे चोरी नहीं कहते। जो चीज उसकी थी उसने वह शाम धाम दंड भेद अपनाकर अपने पास ले ही लिया। आलोक जी गुस्से से भर जाते हैं।
तभी पीछे से पृथ्वी आते हुए, लगता है अपने से बड़ों का आदर करना भूल गए हो तुम, इसीलिए तो इतनी बदतमीजी कर रहे हो। जैसे ही आलोक सामने पृथ्वी को देखते हैं उनके चेहरे के भाव कुछ चेंज हो जाते हैं, पर फिर खुद को मजबूत करते हुए, एनीवे मैं कितनी इज्जत देता हूँ या कितनी उतारता हूँ इससे कोई मतलब नहीं है। आप ना चाहते हुए भी मेरी बेटी के ससुराल वाले हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भी आलोक जी जैसे ही मुड़ते हैं वैसे उनकी नजर तिलक पर जाती है। उनके हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। वह उसे अपनी घूरती हुई नजरों से देखने लगते हैं तो सुधा उनके हाथों को पकड़ लेती है। आलोक जी अंदर चले जाते हैं। सुधा जाकर राघवेंद्र जी के पैर छूती है, फिर नीला के। जैसे ही विभा अपने कदम बढ़ाती है उसे लगता है सुधा पीछे हो जाएगी, पर सुधा हटती नहीं क्योंकि वह तमाशा नहीं चाहती थी, वह भी विभा के गले लग जाती है। थोड़ी देर में सभी अंदर चले जाते हैं। अंदर काफी खूबसूरती से सब सजाया गया था। बाहर की एरिया में एक बड़ा सा गोल चबूतरे तरीके से बनाया गया था जिस पर दुल्हन को मेहंदी लगने वाली थी, और एक तरफ एक डीजे वाले लगा था जहां पर सभी अपनी संगीत में नाचने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ लगभग शाम हो चुकी थी। आदित्य, वीर और अधीरा और अर्जुन चारों के सुनसान जगह पर जो जंगल से होते हुए जाती है, पर पहाड़ी इलाके में एक झोपड़पट्टी बनी होती है। वह सभी जैसे ही वहां जाते हैं वहां पर एक आवाज आती है, काफी बेसब्री थी मुझसे मिलने की। आवाज की दिशा में सभी देखते हैं तो एक औरत जिसकी हाइट लगभग 5 फीट 5 इंच होगी, अपने सर पर एक हुडी टी शर्ट और लोअर पहना था, उन सब की तरफ पीठ किए हुए खड़ी थी। आदित्य सार्कास्टिक होते हुए, मिलने की तो बेचैनी रहेगी, आखिर मेरा कीमती सामान चोर चोरी करके जो ले गया है, और वह भी इतने लोगों के नाक के नीचे से, तो ऐसे इंसान से तो मिलना बनता ही था। वह औरत उसकी तरफ मुड़ती है। चेहरे पर इस समय पत्तों की परछाइयां थी जो रात की चांदनी से होती है, जिससे उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था। वहां एक छोटी सी लालटेन रखी थी जो सिर्फ झोपड़ी के कुछ आसपास ही रोशनी दिख रही थी। आदित्य के चोर कहे जाने पर वह औरत हंसते हुए, अफसोस तुम्हारे असर होने पर। तुम्हारे गार्ड तो मेरे सामने एक सेकंड में नहीं टिक पाए। असर के नाम पर धब्बा हो तुम। ये बात जैसे आदित्य सुनता है उसकी आंखें सर्द हो जाती है। वह अपने कदम आगे करते हुए, एक जीत पर अपने आप पर इतना भी घमंड नहीं होना चाहिए कि जमीन पर गिरते वक्त शुद्ध बुद्ध ही ना रहे। अगर इतना ही दम हो तो मुझसे दो दो हाथ हो जाए। वह औरत हंसते हुए, सुना है एएसआर लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते। इल्लीगल काम तो करते हैं पर कभी किसी गलत काम में साथ नहीं दिए। ड्रग्स, लड़कियों की फिरौती, इन सब कामों से आप बहुत दूर रहते हैं। आदित्य मुस्कुराते हुए, कुछ ज्यादा ही जानकारी हासिल कर ली है मेरे बारे में। वह औरत, कैसे करोगे तुम मुझ पर वार? एक आदित्य तिरछी स्माइल के साथ, जब सामने वाला एक आतंकवादी अपराधी हो तो वह कोई भी हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही वह औरत गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है और वही बगल में बड़े ईंट के एक हिस्से को इतनी तेजी से उठाती है कि उसकी स्पीड कोई देख समझ में नहीं पाता, और वह जोर से खींचकर पीछे आदित्य पर वार करती है। जितनी स्पीड से वह उस ईंट को उसके ऊपर फेंकती है उतनी ही स्पीड से आदित्य एक साइड हो जाता है। एक सेकंड की देरी शायद खून बहने के लिए काफी था, पर सामने दी असर आदित्य राजवश खड़ा था। लोगों से लड़ना और सबक सिखाना तो आदित्य के अगल बगल वाले ही कर देते थे। उसके लिए तो उसकी आवाज और नजर ही काफी थी किसी भी इंसान को दहलाने के लिए। तो जिसकी आवाज और नजर ही इतनी तेज हो, तो जब वह लड़ने पर आएगा तो ये दृश्य देखने लायक होगा। उस औरत और आदित्य की स्पीड को देखते हुए सब चौंक सा जाते हैं। मानना पड़ेगा, दम तो है तुम में, ये बोल अपने हाथों से जोर से आदित्य को ढकेल देती है। आदित्य एक कदम पीछे हो जाता है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि वह औरत कुछ ऐसा करेगी। अधीरा, वीर, अर्जुन तीनों अगल बगल हो जाते हैं। अर्जुन अधीरा से बड़बड़ आते हुए, साला, अरे साली, यह है कौन जो इतनी फुर्ती से लड़ रही है? वह औरत जितनी ही तेजी से आदित्य पर वार करती, आदित्य उतने ही फुर्ती के साथ उससे बच जाता। वह उस औरत को थकाने की कोशिश कर रहा था जिसमें वह नाकामयाब भी हो रहा था। धीरे धीरे उन दोनों की फाइट बती गई। आदित्य जैसे ही बचकर अपनी एक बार अपने हाथों का जोर जमाता है, पर वो फुर्ती से उसकी मुट्ठी को पकड़कर उसका हाथ मरोड़ देती है, और उतनी ही फुर्ती से आदित्य उस हाथ को राउंड से घुमाते हुए उससे दूर हो जाता है। कोई भी एक दूसरे से हार नहीं मान रहा था। तभी आदित्य लड़ते वक्त, वैसे आपको पता है मेरी शादी हो चुकी है, ये बोलते वक्त वह उससे लड़ रहा था। तभी वह औरत, मुझे तुम्हारी शादी से कोई लेना देना नहीं है। तभी आदित्य उस औरत का पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वह अपने पैरों का इस्तेमाल कर आदित्य को दूर धकेल देती है। तो आदित्य कहता है, मेरी वाइफ काफी खूबसूरत है, टैलेंटेड भी है, बस थोड़ी सी डरपोक है। वो औरत, मुझे तुम्हारे बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, अपनी पत्नी पुराण अपने पास रखो। आदित्य, उसका नाम आन्या है। उसकी फालतू बातें सुन वह गुस्से में पड़ जाती है। वह औरत गुस्से में उसकी तरफ बढ़ ही रही थी। आदित्य बोलता है, आलोक कपूर की पहले मरी हुई पत्नी की बेटी है वो। ये बात सुन वह औरत वही जम जाती है। तभी तेज हवा चलता है और एक जोर से बिजली कड़कती है, और उस रोशनी में उस औरत का चेहरा साफ साफ दिखने लगता है। एल अर्जुन उस औरत को देखते हुए, आन्या। वीर अर्जुन को घूरते हुए, क्या आन्या की उम्र इतनी हो गई है?
अर्जुन कुछ सोचने में दिमाग लगा ही रहा था, तभी वीर उसके सिर पर मारते हुए, तुम्हारे भाई की सासू मां है। द लेडी माफिया डॉन मारिया कपूर। कपूर फार्म हाउस। शाम से ही सारा फंक्शन शुरुआत हो चुका था, जहां पर मेहंदी की रस्म के लिए और मेहमानों के लिए चारों तरफ सोफे और चेयर लगाए गए थे ताकि संगीत का फंक्शन और मेहंदी का फंक्शन एंजॉय कर सके। और वही कीर्ति और आशिमा दोनों ही मेहंदी कलर के लहंगे में बैठी हुई थी। लहंगा बेहद सिंपल और खूबसूरत था, जो कि स्लीवलेस था और दोनों के भरे हुए हाथों तक उनकी मेहंदी लगाई जा रही थी। मेहंदी और संगीत दोनों एक ही साथ था। राजवंश परिवार भी अब तक सोफे पर आराम से बैठा हुआ था और सामने चल रहे फंक्शन को सभी लोग देख रहे थे, जिस फंक्शन में सारे बच्चे ही एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बड़ों में तो खुशी के होते हुए भी बहुत बड़ा दुख था, जिसमें सुधा की 1% की भी इच्छा नहीं थी इस शादी में डांस करने की, पर गरिमा खूब धूम मचाकर अपनी खुशी जाहिर कर रही थी। आखिर उसकी बेटी की शादी इतने बड़े एमएलए के साथ जो होनी थी। थोड़ी ही देर में उन दोनों की मेहंदी लग चुकी थी। आसिमा शून्य भाव से अपनी मेहंदी को देख रही थी। तभी मेहंदी वाली आसिमा से पूछती है, मैं आपके पति का नाम क्या लिखना है। आसिमा जो अपने ही ख्यालों में थी, उसके मुंह से अधीरा निकलता है, तो वह मेहंदी वाली मुस्कुराते हुए उस नाम को लिख देती है। तो वही कीर्ति के पूछे जाने पर वह वीर का नाम देती है, क्योंकि उसका पति तो वीर ही था जिससे उसकी शादी हो चुकी थी। तभी विभा जी वहां पर आती है और कुछ गहने के साथ कपड़ों का भेद दे उन दोनों की बलाया लेती है। दोनों ही उनके भेद को स्वीकार कर लेते हैं। तो वहीं आन्या दादी से मिलने के लिए चली जाती है। दादी से मिलकर वह जैसे ही कीर्ति की तरफ जा रही थी, गरिमा जी उसे किचन में रखे और मेहंदी को लाने के लिए बोलती है, तो आन्या किचन में चली जाती है। वह किचन में जा जैसे ही मेहंदी लेकर बाहर आने वाली होती है, वैसी वह किसी के सीने से टकरा जाती है। वह ऊपर देखती है तो सामने तिलक खड़ा था। तिलक को देख आन्या फीकी मुस्कुराहट के साथ, भैया जी आप अपने लिए भैया सुन। तिलक का गुस्सा सांतवे आसमान पर पहुंच जाता है। आए। आन्या अपने अंदर के गुस्से को दबाते हुए बहुत ही पॉलिटली बोलती है, कुछ चाहिए आपको। तिलक उसे ऊपर से नीचे देखते हुए, चाहिए तो बहुत कुछ, पर वह मिल तो नहीं सकता ना। आन्या अपने आप को संभालते हुए, अगर आपको मुझसे कोई काम नहीं है तो मैं यहां से जा रही हूं। ये कह वो जाने लगती है, तभी तिलक उसका पीछे से हाथ पकड़ लेता है। आन्या स्तब्ध होकर खड़ा रह जाती है। मुझे विश्वास नहीं होता, उससे आदित्य का लाइफ इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। वैसे वह हर मामले में तेज है, न जाने कितनी लड़कियों को अपने बिस्तर पर रौंदा है, उसके बावजूद तुम जैसी एक खूबसूरत बीवी को छोड़ वह बाहर रहता है। ये बोल उसके पास आकर बोलता है, न जाने कितनी लड़कियों के साथ रात गुजरता है, इसीलिए तो आए दिन वह हमेशा बाहर रहता है और तुम्हारे पास नहीं। ये सुनते ही आन्या गुस्से से भर जाती है और वह अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, मुझे अपने पति पर भरोसा है और मुझे अपने पति का सर्टिफिकेट किसी और से नहीं चाहिए। लगता है भैया कहना आपको रास नहीं आ रहा, इसलिए तो अपने ही भाई का घर तोड़ने चले हैं। तिलक हंसते हुए, बहुत समझदार हो। ये सच है कि भैया कहना मुझे रास नहीं आ रहा। ये बोल उसे कमर से पकड़ अपने पास खींचकर बोलता है, क्यों ना तुम मुझे एक रात के लिए सया बना लो। क्या फर्क पड़ता है, पति तो सबसे मुंह मारता फिरता ही है, तो पत्नी क्यों नहीं। आज के समय में लड़का और लड़की एक समान होते हैं। यह मेरी सोच है और दुनिया के भी। आन्या जैसे ही सुनती है, वह घूमकर एक थप्पड़ पर तिलक के गाल पर जड़ देती है और उसे हाथ दिखाते हुए बोलती है, आदित्य सिंह राजवंश की बीवी हूं, कमजोर समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। यदि मैं किसी से प्यार से बात करती हूं तो बिगड़े इंसान का समय आने पर उसका मुंह भी तोड़ सकती हूं। ये कह वह उसे हाथ दिखाते हुए वहां से चली जाती है। तिलक तेज स्माइल के साथ अपने गाल को सहलाते हुए, बहुत जल्द मेरे कहे हुए शब्द पूरे होंगे। तू खुद आएगी मेरे पास रिधिमा, अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूं। यह बोल वह वहां से चला जाता है। लड़कियों में किसी का भी मन कुछ भी नहीं था करने को। सभी की अपनी हंसी खुशी से संगीत की फंक्शन खत्म होने के कगार पर थी। मोहित और आसिमा, पूरब और कीर्ति का एक साथ कपल डांस भी चला। फंक्शन खत्म होने के बाद सभी गेस्ट अपने अपने रूम में चले जाते हैं। राघवेंद्र फैमिली भी अपने कमरे में आराम करने चली जाते हैं। राजवंश फैमिली शादी में आने का आन्या से प्रॉमिस किया था और उन्हें बीती बातों को भूलने का एक यही सबसे बड़ी वजह थी। तो वही फंक्शन खत्म होने के बाद छत पर आलोक जी और प्रकाश जी बैठे अपना ड्रिंक कर रहे थे। कहने को भले ही वह कुछ ना कहे, पर डर का पहरा उनके अंदर भी तो पनप रहा था। अच्छे से जानते हैं कि जिन लोगों से उन्होंने अपना गुरूर दिखाया है, वह उनसे भी 4 कदम आगे है। वह अपना ड्रिंक कर रहे थे, तभी पीछे से पृथ्वी आकर बोलता है, मैं भी ज्वाइन कर सकता हूं। पृथ्वी को एक नजर देख आलोक चुपचाप अपना ड्रिंक करने लगता है। तो वही प्रकाश उठकर, मैं चलता हूं, मुझे कुछ काम है। ये बोल वह वहां से निकल जाता है, क्योंकि आलोक और पृथ्वी न जाने कितने साल बाद मिले थे और प्रकाश अच्छे से जानता था कि दोनों के अंदर कितनी गहरी दोस्ती थी। आलोक अपना शराब गिलास का खत्म कर नीचे रख उसमें शराब डालने लगते हैं। वह उसे उठा पाते, तभी पृथ्वी उसे उठा पीने लगता है और सामने रात का मंजर देखते हुए बोलता है, कितने समय बाद मिलना हुआ।
आलोक उसके ग्लास को छीनकर अपने मुंह पर लगाते हुए, जब मैं किसी से मिलना ही नहीं चाहता तो मुझे उससे बातें करने में भी इंटरेस्ट नहीं है। पृथ्वी मुस्कुराते हुए, अब तो हमारे बीच एक नया रिश्ता जुड़ चुका है। आलोक जी उसे घुरते हैं तो पृथ्वी मुस्कुराते हुए, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा समझी जो बन गया हूँ। ये सुनते ही आलोक उसे गुस्से में देखते हुए, इसी बात का तो मुझे जिंदगी भर पछतावा है कि तुम्हारा वह मवाली बेटा मेरी बेटी का पति है। पृथ्वी उससे गिलास छीन उसे पीते हुए, गुस्सा किस बात का, ये तो पहले ही तय हो चुका था कि तुम्हारी बच्ची की शादी मेरी बेटे से होगी। आलोक जी गुस्से में, यही तो सबसे बड़ी तकलीफ का कारण है, उसका रिश्ता मैंने तय किया ही क्योंकि। पृथ्वी एक नजर आलोक को देख उसके कंधे पर हाथ रख उसकी पीठ सहलाने लगते हैं। शायद वह उसे कंसोल कर रहे थे। आलोक के अंदर जो दिल का दर्द था वह जो अपने अंदर दबा के रखे थे गुस्से का मुखौटा पहन कर, और आज तक वह दर्द बाहर ना निकला हो। निकले भी तो किसके सामने। पर शायद पृथ्वी यह बात अच्छे से जानता था कि वह आलोक का दर्द कैसे निकल सकता है। वह उसके पीठ को रब करते हुए, रिलैक्स आलोक, कुछ नहीं हुआ है। आए, तुम्हारी बेटी कोई जहनुम में नहीं गई है। वह उस इंसान के हाथ में है जो उसे दुनिया से महफूज रखेगा। ये सुनते ही आलोक जी गुस्से में, मेरी बेटी पैदा होने से ही उसके जिंदगी में सबसे छुप छुपाकर और बचाकर रहना लिख गया। वह अपनी जिंदगी कभी खुलकर नहीं जी पाए, सिर्फ और सिर्फ उस औरत की वजह से। उसके बाद उसकी लाइफ कुछ अच्छी हुई तो तुम्हारा बेटा भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल दिया। बताओ, हर तरफ से मेरी बेटी के ऊपर तलवार लटक रहा है, कैसे बचाऊं उसे। तुमसे तो कोई बात छुपी नहीं है ना। तुम आज भी उसे याद करते हो ना। आखिर तुम उसे ढूंढते क्यों नहीं। वह वहां से बचकर तो निकल चुकी थी। आलोक दुख और तकलीफ में अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कुराहट के साथ, भागना उसकी फितरत में था। उस औरत को मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं चाहूंगा, अच्छा हो जैसा मैंने सुना वह इस दुनिया में ही ना हो। वह मर चुकी हो, मैंने उससे बहुत पहले मरा हुआ मान चुका हूं और मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। ये सब बोलते हुए आलोक के आंखों से आंसू गिर रहे थे। पृथ्वी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह आलोक के सामने हाथ बांध खड़े होते हुए, कितना आसान है ना तुम्हारा ये कहना, पर तुम्हारी जबान और आंखें साथ नहीं दे रही है। तुम्हारे आंसू साफ साफ बता रहे हैं कि उसके मरने का शब्द बोलते हुए तुम्हें कितनी तकलीफ होते हो रही है। दिमाग भले ही कह रहा है वह मर जाए, पर दिल ये दुआ कर रहा कि वह आज भी जिंदा हो। आलोक उसे देखने लगता है तो पृथ्वी रेलिंग पर टिकर खड़े होते हुए, ये बात मुझसे बेहतर कौन जा सकता है। उस दिन हमारे पूरे फोर्स कमांडो के जरिए उसे मारने का ऑर्डर दिया गया था, पर तुमने उसे भागने दिया क्योंकि तुम अपनी प्यार और मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकते थे, और इसी कारण तुम्हारी यह नौकरी भी तुमसे छीन ली गई कि तुम्हारे आंखों के सामने एक आतंकवादी होते हुए भी, एक अपराधी होते हुए भी तुमने उसे भागने दिया। यह तुम्हारी मोहब्बत ही थी। यह सब सुनते हुए आलोक के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। आज तक जो उनके दिल का दर्द कोई नहीं जानता था, वह सब पृथ्वी उन्हें सुना रहा था। तुम कहते हो कि तुम्हें उसका इंतजार नहीं है। आलोक कपूर जो एक टफ और स्ट्रीक ऑफिसर था, जिसे लड़कियों में भी इंटरेस्ट नहीं था, वह इंसान एक लड़की के कुछ चंद दिन आने पर ही उसके प्यार में पागल हो चुका था। आलोक गुस्से में पृथ्वी से, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना पृथ्वी। अभी जैसा तुमने कहा, उस औरत के वजह से मेरी जिंदगी, मेरी नौकरी चली गई थी, जिसे पाने के लिए मैंने कितनी ज्यादा मेहनत और स्ट्रगल किया था, और उसके वजह से मेरा सारा नाम मिट्टी में मिल गया। मुझे एक आतंकवादी घोषित कर दिया गया। कितने दिन मुझे रिमांडर में रखा गया। कितने समय बाद मुझे उस आतंकवादी टैग से छुटकारा मिला क्योंकि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, पर फिर भी मुझसे मेरी वर्दी छीन ली गई। अब तुम सोच रहे हो मैं उस औरत को कभी माफ करूंगा? कभी नहीं, और हाँ, अगर वह जिंदा होती तो वापस जरूर आती, पर वह वापस कभी नहीं आएगी। ये सब बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू आए जा रहे थे। पृथ्वी जाकर उसे कर लगा लेते हैं। उनके भी आंखों से आंसू आ गए थे क्योंकि आलोक और मारिया की बात करते हुए उन्हें अपने भी कुछ पल याद आ गए थे। दोनों दोस्त इतने समय बाद मिल अपने दर्द को बांट रहे थे। वही डोर पर खड़ी सुधा जी उनकी सारी बातें सुन रहे थे। उनके आंखों से भी आंसू आ जाता है। वह आलोक जी को ऊपर बुलाने के लिए आई थी, पर यह सब सुन उनका दिल तड़प उठता है और वह भागकर नीचे चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आशिमा अपने रूम में बैठी हुई थी। अभी कुछ देर पहले उसे गरिमा जी उसे जाकर तरह तरह की हिदायतें दे रही थी। तभी उनके चले जाने के कुछ देर बाद ही उसे एक फोन कॉल आता है। उधर से कुछ कहा जाता है तो वह कॉल कट कर देती है। बार बार फोन और कॉल आने पर वह कॉल रिसीव नहीं करती है, पर वह अपने मोबाइल को जैसे ही मैसेज को चेक करती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और दिल धकसा रह जाता है। आंखों से आंसुओं का सैलाब आ जाता है। वह मन में बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती अधीरा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे, मुझे इसका पता नहीं था। आई हेट यू अधीरा, आई हेट यू। ये बोल वह वहां से आंसू पोंछ उठती है और वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ विभा जी शिवी के रूम में जाती है। वह रूम में जाती है तो शिवी इस समय सोने की ही तैयारी कर रही थी। वह और सनाया एक ही रूम में रुके थे।
और प्रिया और आसिमा के साथ रुकी हुई थी। शिवी उन्हें देखते हुए, मॉम आप यहाँ पर। विभा जी के आंखों से आंसू आ जाता है। पीछे दादी और दादा भी आए हुए थे। वह थोड़ी परेशान होकर, क्या हुआ आप सभी यहाँ पर, कुछ बात है क्या? तभी विभा जी उसको जोर से अपनी गले लगा लेती हैं और रोते हुए सिर्फ एक ही बात, मेरी बच्ची, यह बोल उसके पूरे चेहरे को चूमने लगते हैं और उसे अपनी ममता भरी आंचल में उसे छुपाने लगती है। शिवी के भी की आंखों से आंसू आ जाता है और कहीं ना कहीं वह ये समझ जाती है कि विभाजी को शायद इस बात का पता चल गया है कि वह उनकी बेटी है। वह भी खुलकर अपनी मां को गले लगा लेती है। न जाने कितनी समय से वह इसी पल का इंतजार कर रही थी कि कब विभा उसे अपनी एक सच में बेटी का प्यार करे। शायद वो समय आ गया था। तभी दादी भी उसका सिर सहलाते हुए, बच्चा यदि तुम हमारी बच्ची थी तो तूने बताया क्यों नहीं? शिवी उनके गले लग जाती है और रोते हुए बोलती है, माँ सिचुएशन ही ऐसी थी, मैंने आप सबकी इसी प्यार के लिए न जाने कितने समय से तड़पी हूँ। तभी विभा उसे बेड पर बैठा, बच्चा तू इतने समय से कहाँ थी, क्या कर रही थी, तुम मुझे बता सब कुछ। तभी शिवी की नजर राघवेंद्र जी पर जाती है जो उसे इशारे में ना का सर हिला रहे थे। शिवी, माँ अभी शादी अटेंड करते हैं, हम सब फुर्सत में बात करेंगे। विभा कुछ नहीं कहती और शिवी उनके गोद में अपना सिर रख लेती है। आज उसके दिल का दर्द आधा हल्का हो गया था, उसे अपना परिवार मिल चुका था। वही छत पर सनाया अपने धीरे धीरे कदम ऊपर रखती है। वह छत पर आना तो नहीं चाहती थी, पर पीयूष ने उसे धमकी दी थी फोन कर, यदि वह छत पर नहीं आएगी तो वह सबके सामने आकर उससे बात करेगा तो फिर वह उसे गलत नहीं ठहराएगी। सनाया छत पर जाती है तो उसे कोई नहीं दिखता। तभी वह वापस जाने लगती है कि पीयूष की आवाज आती है, बिना मिले और बात कर ही जाना है सनाया मैडम। सनाया ये सुन थोड़ी मायूस से हो जाती है, पर वह अपने आप को कड़क करते हुए, पीयूष ये क्या हरकत है और तुम मुझे फोन पर धमकी क्यों दे रहे हो? तुम्हें नहीं लगता है ये सब हरकत तुम्हें शोभा नहीं देती? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से इस मामले में बात करूं? तभी पीयूष उसके पास आता है। छत पर एक लाइट जलने से हल्की हल्की रोशनी थी, बाकी तो चांद की रोशनी बिखर रही थी। पीयूष सनाया के पास आने लगता है तो सनाया अपने कदम पीछे लेने लगती है। वह जाकर रेलिंग से टिक जाती है तो पीयूष उसके दोनों तरफ अपने दोनों हाथ रखते हुए, क्या कहोगी मेरी माँ पापा से कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ? या ये कि मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने पास बुलाता हूँ? और या ये कि मैं तुम्हें न जाने कितनी बार किस किया है? क्या ये सब बताने वाली हूँ? ये सब सुनते ही सनाया का दिल धक सा रह जाता है। वह पीयूष को थोड़ा जोर से बोलते हुए, पीयूष यदि तुम्हें कोई काम ना हो तो मैं जा रही हूँ। ये कह वह जैसे ही जाने लगती है वैसे ही पीयूष सनाया को कमर से पकड़ उसे खींचकर फिर से दीवार से टिका देता है और बोलता है, मैं आज कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ, मैं आज बहुत कुछ करने के मूड में हूँ। मैंने आज तक जिस चीज को चाहा उसे चीज को पाकर रहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम कहो कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है और मैं मान जाऊंगा? सनाया उसे देखने लगती है तो पीयूष बोलता है, इतना ही तुम्हारा प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड होता तो तुम सड़क पर नहीं घूम रही होती। मैंने सिर्फ तुमसे नहीं, तुम्हारी रूप से, तुम्हारे हर रूम से, तुम्हारी हर हरकतों से प्यार किया है। तुम्हारा झूठ और तुम्हारा सच मुझे अच्छे से दिखता है। सनाया गुस्से में, पीयूष तुम बदतमीजी कर रहे हो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? जब मैं तुम्हें रिजेक्शन दे रही हूं तो तुम्हें दिक्कत क्या है? तभी पीयूष उसे कमर से पकड़ अपने सीने से चिपका कर उसके एकदम करीब आकर बोलता है, अगर रिजेक्शन था तो तुम उस रात तुमने मुझे पास क्यों आने दिया? उस रात तुमने मेरा साथ क्यों दिया? तुम चाहती तो मुझे छोड़कर जा सकती थी। सनाया हैरानी से देखने लगती है तो पीयूष उसके एकदम करीब आकर, तुम्हें क्या लगता है नशा इतना है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा? मुझे सब कुछ याद है और तुम्हारे कहे हुए शब्द भी। सनाया जैसे ही यह सुनती है वह जम सी जाती है। वह उसे छुड़ाकर जाने लगती है पर पीयूष उसे गर्दन से उसे अपने पास खींचते हुए, तुम्हारा पास क्या है? तुम्हें क्या मेरे करीब आने से पीछे खींच रहा है? क्या नहीं, मैं यह नहीं जानता पर मैं इतना तो जानता हूं कि जो भी है वह कुछ बुरा ही है, पर मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुम और सिर्फ तुम चाहिए। ये बोल उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। पीयूष ने सनाया से कहा कि उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो सिर्फ सनाया से। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बोल उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। सनाया कुछ नहीं बोलती और अपनी आंखें बंद कर देती है। पीयूष काफी रुडली और पैशनेटली उसे किस कर रहा था। लगभग 5 से 10 मिनट बाद वह उसे छोड़ उसके माथे से अपने माथे सटा बोलता है, यू आर माइन ओनली ऑन माइन। सनाया के आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह उसे अपने हाथ छोड़ा जाने लगती है। तभी सनाया का पीछे से हाथ पकड़ पीयूष बोलता है, क्या तुम्हारा अतीत आदित्य राजवंश से जुड़ा है? ये सुनते ही सनाया के पैर जम जाते हैं। शनाया को उम्मीद नहीं थी पीयूष को कभी उसके और आदित्य की सच्चाई पता चले। वह पीयूष से प्यार करने लगी थी, ये सच था। उसे धीरे धीरे पीयूष से लगाव और प्यार कब हो गया उसे समझ नहीं आया था कि वह भी प्यार करने लगी है। पर अब उसके मन में डर घर घर कर गया था जब उसे आदित्य और अपनी सच्चाई पता चलेगी।
आखिर जब पीयूष पूछेगा तो वह क्या जवाब देगी? प्यार था नहीं उसके और आदित्य के बीच में, क्योंकि प्यार दोनों तरफ से होता है। दोस्ती में एक दूसरे में इतना करीब लोग आते नहीं, हस्बैंड वाइफ दोनों थे नहीं, तो उसके ऊपर उसके और आदित्य के रिश्ते का दुनिया सिर्फ एक नाम देती है, नाजायज रिश्ता। वह अपना हाथ छोड़ा वहां से भागकर नीचे चली जाती है। पीयूष अपने आप से कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं जो सोच रहा हूं वह सच है या नहीं। और मैं इतना जानता हूं, यदि तुम्हारा आदित्य से तुम्हारा रिश्ता था तो वह कोई नॉर्मल नहीं था। क्योंकि आदित्य एक प्लेबॉय से मशहूर था और तुम्हारा डर भी अच्छे से समझ पा रहा हूं। पर मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ थी। मैंने आदित्य की आंखों में आन्या के लिए बेहिसाब प्यार देखा है, जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है। पर क्या होगा जब आन्या को तुम्हारे और आदित्य के रिश्ते के बारे में पता चलेगा? आन्या तो आदित्य के साथ किसी लड़की के नाम को भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब उसे तुम दोनों के रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता, और यह जब भी होगा एक बड़ा भूकंप लेकर आएगा। क्योंकि मैं आन्या को एक जिद्दीपन को पिछले कुछ सालों से देखा है, वह जितनी भी शांत है उसके अंदर उतनी ही आग है। पर तुम्हें मुझे सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। मैं तुम्हारे अंदर का दर्द बाहर निकलना चाहता हूँ। ये बोल एक गहरी सांस दे वहां से चला जाता है। अगली सुबह शादी दिन में ही थी। सभी मुहूर्त के हिसाब से शादी 1 बजे से शुरू होने वाली थी। पूरे दिन में ही चारों तरफ बहुत खूबसूरती से सब कुछ सजाया गया था। व्हाइट रेड ब्लू फूलों से पूरे घर को सजाया गया था। डेकोरेशन भी बहुत लग्जरी थी। एक जगह बहुत बड़े मंडप को सजाया गया था, जिसमें 2 अलग अलग कुंड बनाए गए थे, जहां पर 2 शादियां होने वाली थी। आसिमा अपने रूम में चुपचाप बैठी हुई थी। तभी प्रिया आकर उससे बोलती है, दी ब्यूटिशियन वाली आ गई है, आप तैयार हो जाइए। ये सुन आसिमा चुपचाप वॉशरूम चली जाती है। प्रिया को बड़ा अजीब लगता है, पर यह सोच शायद शादी की वजह से वह दुखी हो, वह कुछ बोल नहीं पाती। वही कीर्त के रूम में कीर्ति आयु के गले लग रो रही थी। आन्या, क्या हुआ कीर्ति, तू रो क्यों रही है? सब ठीक हो जाएगा। तभी कीर्ति बोलती है, दी पूरब अच्छा नहीं है, वह बहुत घटिया इंसान है। आन्या के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह गुस्से में बोलती है, क्या किया है उसने? कीर्ति बताती है। फ्लैशबैक। मेहंदी के रस्म के बाद कीर्ति और आन्या सोने जाते हैं। तो वो बोलती है, दी आप पानी लेकर आओ, फिर मेरी ड्रेस निकाल दो, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। आन्या पानी लेने चली जाती है, तभी दरवाजा खोल अंदर कोई आता है, तो कीर्ति समझती है कि वह आन्या है। वह आन्या से बोलती है, दी आप इतनी जल्दी आ गई, पानी लेकर, किचन तो काफी दूर है। कोई बात नहीं, आप ये ब्लाउज का हुक खोल दोगी? मुझे जल्द से जल्द कपड़े चेंज करना है। मेरे हाथ भी पीछे नहीं जा रहे हैं, काफी टाइट है। तभी उसे अपने पीठ पर किसी का शख्त एक हाथ फील होता है। ये देख जब आन्या सामने देखती है तो वह डर से कांप जाती है और अपने आप को उससे छुड़ाते हुए, पूरब ये सब क्या है? अब तुम इस समय मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? पूरब शैतानी मुस्कुराहट के साथ, आपसे तुम इतनी जल्दी आ गई? अरे कम से कम शादी तो हो जाने दो। तभी कीर्ति, तुम्हें नहीं लगता कि जब तक हमारी शादी ना हो तुमको इस कमरे में नहीं आना चाहिए? और इज्जत लेने के लिए इज्जत वाला काम करना चाहिए। पूरब घटिया तरह से हंसते हुए, अब तो हमारी कल शादी होने वाली है, तो मैं होने वाली अपनी बीवी के साथ कुछ पल तो बीता ही सकता हूं। और फिर उसके ब्लाउज की हुक की तरफ इशारा करते हुए, और कल से तो इसे मैं ही हमेशा खोलूंगा। ये बोल वह उसे अपने पास खींच उसके ब्लाउज के हुक को खोलने लगता है। कीर्ति जबरदस्ती उसे धकेलते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? आखिर तुम्हारी दुश्मनी क्या है जो तुम ऐसी हरकत करने पर उतर आए हो? और फिर रोते हुए, तुम मुझे छोड़ो नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। ये सुनते ही पूरब गुस्से से उसका चेहरा दबाते हुए बोलता है, क्यों तुम्हें मेरा छूना अच्छा नहीं लग रहा है? उस भिखारी का छूना ज्यादा पसंद है। ये कह वह उसके सीने पर अपना हाथ रख उसे प्रेस करते हैं। बोलता है, मानना पड़ेगा काफी मखमली बदन है तुम्हारा, तुम्हारे साथ अपना हसीन रात बड़े मजे से बीता सकता हूँ। ये कह वह गुस्से में कीर्ति को बेड पर ढकेल देता है और दरवाजा लॉक कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वह उसके हाथों को कसकर पकड़ उसके गर्दन को चूमते हुए, सोच रहा हूँ शादी से पहले ही एक्सपीरियंस करूँ तुम्हारे साथ, क्या कहती हो? शादी वाले दिन अच्छे से सुहागरात मना लूंगा। और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। कीर्ति जोर जोर से चिल्लाने लगती है, दी माँ पापा बचाओ। और उसकी आवाज बाहर नहीं जा पाती, तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। कीर्ति, यह आवाज सुधा जी की थी। वह बार बार दरवाजा खटखटाती है तो पूरब उसके ऊपर से उठ जाता है, क्योंकि वह जानता था अगर ये दरवाजा नहीं खोलेगी तो बाहर से लोग दरवाजा कैसे भी खोल देंगे। वह वहां से उठते हुए, इतना याद रखना यदि किसी को कुछ बताने की कोशिश की तुम्हारे बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा, ये बोल बालकनी से कूद कर चला जाता है। कीर्ति रोते हुए अपनी आंसू साफ करती है और अपने ओढ़नी से अपने आप को ढकते हुए जाकर दरवाजा खोल देती है। सामने सुधा जी कीर्ति को रोते हुए देखा तो घबराकर, क्या हुआ कीर्ति, तेरी आंख लाल क्यों है? तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला? कीर्ति उनके गले लग रोने लगती है।
सुधा जी परेशान सी हो जाती है, तब तक आन्या भी आ जाती है। तभी कीर्ति बोलती है, कुछ नहीं माँ, आपसे दूर जाने का दर्द हो रहा है। सुधा मुस्कुराकर, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कीर्ति, माँ आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? सुधा जी एक गहरी सांस लेकर, बेटा प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, पर प्यार को छुपाना बहुत बड़ा गुनाह है। इससे आप दो लोगों की जिंदगियां खेल रही है, एक पूरब की और एक वीर की। मुझे नहीं पता आपके नसीब में क्या है। फ्लैशबैक एंड आन्या गुस्से में, उस पूरब की इतनी हिम्मत तेरे साथ, उसने ऐसी हरकत करने की कोशिश की, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये बोल वह गुस्से में निकल जाती है। कीर्ति उसे बुलाती ही रह जाती है। आन्या गुस्से में पूरब के रूम में जाती है तो पूरब इस समय अपनी शेरवानी को चेक कर रहा था। वह जाकर पूरब को अपनी तरफ घुमाती है और उसे गाल पर दो झन्नाटेदार चांटा मारती है। ये होते ही पूरब लड़खड़ा जाता है और वह अपने आंखों से आग उगलते हुए, आन्या ये क्या हरकत है, क्या तुम्हें मरना है? आन्या पूरब के कॉलर को पकड़ते हुए, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करने की? क्या आपको जिंदा नहीं रहना है? पूरब जैसे ही यह सुनता है, उसके चेहरे पर कुटिलता आ जाती है और वह अपने कॉलर से आन्या का हाथ हटाते हुए बोलता है, मैं अपने होने वाली बीवी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता तो क्यों ना तुम्हारे साथ ही कर लूं। वैसे भी हम दोनों पति पत्नी होने वाले थे ना। आन्या जैसे ही यह सुनती है, वह गुस्से में पूरब को देख बोलती है, अपनी जबान संभाल कर बात करो, तुम्हें अच्छे से पता है मैं कौन हूँ, कौन नहीं। पूरब हंसते हुए, हाँ तुम वह हो जिसके पति का कोई अता पता ही नहीं है, जिसे अपनी बीवी को हमेशा अकेला छोड़ देता है। आन्या आन्या गुस्से में एक थप्पड़ और मारने वाली होती है, तभी पूरब आन्या के दुपट्टे को पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है और एकदम पास आते हुए बोलता है, बस एक बार मेरी शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना तो मैं जान गया हूँ कि कीर्ति ने तुम्हें सारी बात बता दी होगी। आन्या अपने आप को उसे छुड़ाते हुए, तुम्हारी दुश्मनी क्या है पूरब? हमारे फैमिली वाले तो अच्छे रिलेशन थे, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों कर रहे हो ऐसा? पूरब तिरछी मुस्कान के साथ, वह तो तुम्हें समय आने पर ही पता चलेगा। आन्या मैं तुम्हारी शादी कभी भी कीर्ति से नहीं होने दूंगी। पूरब रोक सको तो रोक लो, पर मेरी शादी तो कीर्ति से होकर रहेगी। देखता हूं तुम शादी कैसे रोकती हो। आन्या गुस्से में पूरब को धकेलती है और रूम से बाहर चली जाती है। तभी मोहित, जो पूरब के कमरे में आ रहा था क्योंकि उन दोनों का कमरा एक ही था, वह रुक जाता है। आन्या के जाते ही वह अंदर आते हुए बोलता है, टेंशन मत लो ब्रो, बस ये शादी हो जाने दो, इसके बाद इन दोनों बहने को मजा चखाता हूँ। तारांकन तारांकन तारांकन। वहीं आन्या रूम से निकल तुरंत बाहर की तरफ जाती है और इधर उधर ढूंढने लगती है तो प्रिया बोलती है, क्या हुआ आन्या, किसे ढूंढ रही है? आन्या, प्रिया पापा को तूने देखा है? आय प्रिया, हाँ वह उधर कैटरिंग की तरफ गए हैं। आन्या तुरंत दौड़ते हुए उधर की तरफ जाती है तो देखती है आलोक जी और पृथ्वी जी साथ में सारे कैटरिंग को देख रहे थे। आन्या रुक जाती है, फिर आलोक जी को आवाज देते हुए, पापा। तभी दोनों लोग पीछे देखते हैं तो आन्या हिचकिचाहट से, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, ये कह आलोक जी को इशारा करती है। आलोक जी आन्या के पास जाते हुए उसका सर सहलाते हुए, क्या हुआ बेटा? आन्या, वह मैं आपसे करना चाहती थी कि पूरब। तभी प्रकाश जी आवाज लगाते हुए, भाई साहब सब तैयारी हो चुकी है, अब मुहूर्त हो चला है, पंडित जी सबको बुला रहे हैं, चलिए शादी में। ये बोल आलोक को खींचते हुए चले जाते हैं और आन्या की बात उसके मुंह में रह जाती है। वह समझ नहीं पाती अब क्या करे। वह फिर से अपने मोबाइल में कॉल करने लगती है कि आदित्य कॉल उठा ले। तभी पृथ्वी की उसके पास आते हुए, क्या हुआ बेटा? आन्या, वह आदित्य कॉल नहीं उठा रहे हैं। पृथ्वी मुस्कुराते हुए, बेटा वो जरूर आएगा, तुम टेंशन मत लो, हो सकता है कुछ इमरजेंसी काम में हो। आन्या कुछ नहीं बोलती और मन में सिर्फ एक ही बात, चाहे जो भी हो जाए उसे यह शादी रोकनी है। ये बोल वह पृथ्वी को स्माइल पास कर चली जाती है। तारांकन तारांकन तारांकन। वही कीर्ति आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप को देख रही थी। आन्या के जाते ही ब्यूटिशियन वाली आ गई थी और उसे ना चाहते हुए भी उसे तैयार होना था। इस समय ब्यूटिशियन वाले उसे तैयार कर जा चुकी थी। वह शीशे में देखते हुए ड्रॉ से कुछ खोलकर निकलती है और उसे अपने हाथ में देखते हुए बोलती है, वीर हम आपका इंतजार कर रहे हैं, पर अगर आपको आने में लेट हुई तो हम जीते जी तो आपके नहीं हुए, पर हम किसी और के नहीं हो सकते हैं। अगर आप मुझे बचाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप समय पर आ जाइए। ये सब बोलते हुए उसके आंखों से आंसू आ गए। उस सीसी को अपने लहंगे में एक तरफ छुपा लेती है। तारांकन तारांकन तारांकन। वही सुधा जी आन्या को ऐसे घूमते देख उसे थोड़ा डांटते हुए, आन्या ये क्या हरकत है, ऐसे क्यों घूम रही हो, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, अब शादी भी होने वाली है। ये बोल आन्या को खींचते हुए ले जाती है और अपने पास से उसके लिए बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी, जिसमें बॉर्डर के पतले ही लेकिन काफी भारी और वजनी वर्क किए गए थे। साड़ी रेड कलर की थी और उसकी ब्लाउज फुल स्लीव वाली और पीछे डोरियों के सहारे बनी हुई थी। सुधा जी उसे साड़ी देते हुए, जल्द से पहनो और बाहर आओ, मैं ब्यूटिशियन वालों को भेजती हूँ। आन्या कुछ कह नहीं पाती और साड़ी लेकर अंदर चली जाती है। अब तक तो उसे साड़ी भी अच्छे से पहनने आ चुकी थी। वह आईने में जाकर उस साड़ी को पहन अपने आप को देख बोलती है, आप कब आओगे आदू?
जब भी मुझे ज्यादा जरूरत होती है तो आप मेरे पास नहीं है। प्लीज जल्दी मेरे पास आइए। यह बोल वह बाहर आती है तो देखती है ब्यूटिशियन वाली खड़ी है। एक गहरी सांस ले आईने के सामने बैठ जाती है और ब्यूटिशियन वाले से बोलती है, नॉर्मली सा मेकअप करना ज्यादा नहीं। ब्यूटिशियन वाली, मैं आपके चेहरे पर खूबसूरती और स्किन काफी अच्छी है, मैं इसे मेकअप से खराब नहीं करूंगी। आन्या फीकी सी मुस्कुरा देती है। मेकअप उसके साड़ी के अकॉर्डिंग उसका मेकअप करती है। तारांकन तारांकन तारांकन। वही बाहर मुहूर्त हो चला था और पंडित जी दोनों वर को बुला लिए थे। दोनों ही अपने अपने कुंड के सामने बैठ गए थे और पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। तभी कुछ देर बाद पंडित जी लड़की को लाने के लिए बोलते हैं। सनाया, प्रिया, शिवी तीनों चली जाती हैं उन सभी को लेने के लिए। तारांकन तारांकन तारांकन। वही आशिमा के चेहरे पर काफी सिकन था। वह खूबसूरत से जोड़े में तैयार तो हो चुकी थी पर उसकी नजर एकटक अपने मोबाइल पर टिकी थी। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उसका गुरूर टूटने वाला था। जिस गुरूर के चलते उसने अपने प्यार को ठुकरा दिया था, आज उसी प्यार के लिए वह उस गुरूर को तोड़ने जा रही थी। उसके आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है। तभी प्रिया और आन्या आते हुए, दी चलिए नीचे, सभी बुला रहे हैं। आसिमा एक गहरी सांस लेकर वहां से निकल जाती है। तारांकन तारांकन तारांकन। वहीं नीचे सभी लड़की वाले एक तरफ बैठे हुए थे, लड़के वाले एक तरफ। राजवंश फैमिली भी वहीं पर बैठी हुई थी। तो वही तिलक अपनी नजरें इधर को घुमा रहा था और उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता। आलोक की नजर एक जगह पर जाती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। आलोक की नजरों का पीछा कर जब प्रकाश जी सभी को देखते हैं तो वहां पर उस शख्स को देखकर उनकी भी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वहां पर कोई और नहीं, केदी बैठा हुआ था। उन दोनों को खुद को देखता देख उसके चेहरे पर एक तिरछी से स्माइल आ जाती है। पर शादी के माहौल में उन्होंने कुछ भी पूछना नहीं जरूरी समझा। तारांकन तारांकन तारांकन। पंडित जी फिर से कन्या को बुलाने के लिए बोलते हैं। तभी आलोक जी, आ गई बच्चियां। सभी उस तरफ देखते हैं तो आशिमा और कीर्ति लाल जोड़े में, उनके अगर बगल आन्या, प्रिया, शिवी, सनाया चारों ही उन्हें लेकर आ रही थी। पूरब और मोहित जब उन दोनों को देखते हैं तो उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है जो एक जीत का इशारा कर रहा था। तभी कीर्ति को पूरब के पास ले जाया जाता है। कीर्ति अपने हाथों की मुठ्ठियां बांध लेती है और हल्का सा कांप भी रही थी। तभी पूरब उसकी तरफ झुकते हुए, बस थोड़ी देर और मेरी जान, उसके बाद तुम मेरी हो जाओगी। कीर्ति उसे अपने खून भरी आंखों से देखने लगती है। तो वही आसिमा को मोहित की तरफ ले जाया जाता है। आए तो वह अपने कदम नहीं बढ़ाती। सभी आशिमा की तरफ देखने लगते हैं। गरिमा जी आशिमा के पास आते हुए, क्या हुआ बेटा, चलो मंडप में बैठो। पर आशिमा अपने कदम नहीं बढ़ाती। सभी लोगों में आपस में बात होने लगती है। आशिमा लगभग 2 से 4 मिनट, 5 मिनट बीत जाता है और वैसे ही खड़ी रहती है। पंडित जी भी अपने मंत्र को छोड़ उसे ही देखने लगते हैं। तभी प्रकाश जी अपनी घबराहट छुपाते हुए, क्या हुआ आसिमा, क्या प्रॉब्लम है? चलो। तभी आशिमा की आवाज गूंजता है, मैं यह शादी नहीं कर सकती। आशिमा का ये कहना एक पल के लिए सभी को मजाक लगता है। तभी गरिमा, बेटा यह मजाक करने का टाइम नहीं है, बेटा चलो शादी के लिए लेट हो रहा है। तभी आशिमा गरिमा को देखते हुए, मां मैं सच में यह शादी नहीं करना चाहती हूँ। हर कोई अपनी अपनी जगह छोड़ खड़ा हो जाता है। किसी दुल्हन का भरे मंडप में इस तरह से बोलना हर किसी के लिए शौकन था। तभी सूरज सिंह अपनी बंदूक लेकर उठाते हुए, ये क्या चल रहा है यहाँ? ऐसे बीच में मेरे बेटे की शादी तोड़ने का मतलब मैं क्या समझूं? प्रकाश जी थोड़े परेशान होते हुए, सूरज भाई साहब बच्ची है, शायद उससे गलती हो गई होगी। तभी आशिमा की थोड़ी तेज आवाज गूंजती है, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है पापा। ये बोल उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी वह थोड़ी तेज से बोलती है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। यह सुनते ही सभी का दिल धक्का सा रह जाता है। तभी मोहित भी मंडप छोड़कर दंदनाते हुए आते हुए बोलता है, ऐसे कैसे नहीं होगी तुम्हारी मुझसे शादी, यह शादी तो होके रहेंगी। तभी आलोक कुछ बोलते कि सूरज अपनी हाथ दिखाते हुए, खबरदार आलोक, जो तुमने बीच में बोला, या तो इस लड़की की डोली उठेगी या तो इसकी यहीं पर अर्थी। वह आशिमा से बोलते हैं, क्यों रे, लड़की चल रही है कि नहीं शादी करने के लिए? आशिमा वैसे ही खड़ी होकर, मैंने एक बार कह दिया है कि मैं शादीशुदा हूं और मैं यह शादी नहीं कर सकती। तभी मोहित गुस्से में, कौन है तेरा पति, किससे तेरी शादी हुई है? लेकिन आशिमा कुछ नहीं बोलती। तभी सूरज गुस्से में अपने बॉडीगार्ड से, पकड़ लो इस लड़की को और जबरदस्ती इसे मंडप में उठाकर लेकर चलो। वह दोनों बॉडीगार्ड असीमा को दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं। तभी अचानक वह धम्म से नीचे गिर जाते हैं। दोनों के लिए माथे पर बीचों बीच गोली लगी थी। सभी हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगते हैं। कीर्ति भी अब तक मंडप छोड़कर आन्या के पास आ चुकी थी। तभी एक कड़कती और गरजती आवाज आती है, लगता है तुम लोगों को जीने की इच्छा कम हो गई है, इसीलिए तो मेरी चीज पर हाथ डाल रहे हो। सोचो, जब मैं तेज आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मेरी बीवी को छूने वाली की क्या असर करूंगा। आवाज की दिशा में जैसे ही सभी देखते हैं वैसे ही सबकी डर से हालत खराब हो जाती है।
पुलिस वाले 2 कदम पीछे हट जाते हैं, जो कि एमएलए के साथ आए थे और साथ में एमएलए के गुंडे। एमएलए खुद उसे देखकर उसके आंखों में डर बैठ जाता है। आखिर उसके सामने एक कसाई अधीरा जो खड़ा था, अपने हाथों में एक बड़ी सी राइफल लिए जिसे वह अपने नाकों से गोली चलाने पर स्मेल कर रहा था और गर्दन झुका उन्हें सबको देख रहा था।